खमा घणी, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीके बाय एआई पर। खमा घणी। आज हम मेवाड़ के इतिहास के पन्नों को पलटेंगे। एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है मेवाड़ का। जी हाँ, बिल्कुल। सदियों का इतिहास है, वीरता और स्वाभिमान की कहानियों से भरा हुआ। हमारे पास इस गौरवशाली रियासत से जुड़े कुछ स्रोत हैं और हमारा मकसद है सिसोदिया वंश की राणा शाखा के उतार चढ़ाव और उनकी विरासत को समझना। काफी लंबा वंश रहा है ये। हाँ, बहुत लंबा। और हम कोशिश करेंगे कि स्रोतों के आधार पर जो मुख्य शासक हुए हैं, जो अहम घटनाएं हुई हैं, उन पर गौर करें। समझें कि मेवाड़ के इतिहास में क्या खास था, क्या बातें थीं जिन्होंने इसे इतना महत्वपूर्ण बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से शुरुआत करें? माइंड मैप क्या कहता है? माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है सिसोदिया वंश, राणा शाखा। अब ये समझना जरूरी है कि ये गुहिल वंश की ही एक शाखा है। अच्छा, गुहिल वंश से ही निकले हैं ये? हाँ, बिल्कुल। गुहिल वंश तो बहुत पुराना है, लेकिन जब हालात बदले तो सिसोदे गांव से शाखा की शुरुआत हुई। इसीलिए ये सिसोदिया कहलाए और इस वंश के शासक महाराणा कहलाए। पहले रावल उपाधि होती थी, फिर महाराणा हुई। ये भी एक बदलाव था। तो इस राणा शाखा की शुरुआत किससे मानी जाती है? इसकी शुरुआत होती है महाराणा हम्मीर सिंह से। हम्मीर सिंह, इनका नाम तो सुना है। इन्हें मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं ना? बिल्कुल सही कहा आपने। माइंड मैप के हिसाब से पहला पॉइंट हम्मीर सिंह 1326 से 1364 ईस्वी ही हैं। इन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहने के पीछे ठोस वजह है। क्या वजह थी? मतलब ऐसा क्या संकट था जिससे इन्होंने उबारा मेवाड़ को? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद चित्तौड़ और मेवाड़ की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। रावल शाखा का अंत हो गया था एक तरह से। तो हम्मीर सिंह ने 1326 में मालदेव के बेटे जैसा या बनवीर सोनगला को हराया। ओ, तो पहले चित्तौड़ पर दूसरों का कब्जा था। हाँ, खिलजी के बाद सीधे तौर पर तो नहीं, पर हाँ, मेवाड़ का नियंत्रण कमजोर था। हम्मीर ने चित्तौड़ पर फिर से अधिकार किया और यहीं से सिसोदिया साम्राज्य की नींव रखी। वो पहले शासक थे जिन्होंने महाराणा की उपाधि धारण की। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। तो ये उपाधि हम्मीर से शुरू हुई। अच्छा, इनके वंश के बारे में कुछ पता है? कहाँ से आए थे ये? हाँ, स्रोतों के अनुसार वो अरी सिंह के पुत्र थे और सिसोदे गांव के लक्ष्मण सिंह के वंशज माने जाते हैं। लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों सहित अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो हम्मीर उसी वीर परंपरा से थे। मतलब खून में ही वीरता थी। बिल्कुल। उन्होंने अपनी हिम्मत, अपनी बहादुरी और कूटनीति मतलब डिप्लोमेसी से मेवाड़ की खोई हुई इज्जत वापस दिलाई। इसीलिए उद्धारक कहलाए। और इन्होंने सिर्फ मेवाड़ को वापस ही लिया या कोई बड़ी लड़ाई भी लड़ी? लड़ी, बिल्कुल लड़ी। दिल्ली सल्तनत उस वक्त बहुत ताकतवर थी। मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान था। हम्मीर ने उसे सिंगोली, जो आज बांसवाड़ा में है, वहां के युद्ध में 1336 ईस्वी में हराया था। दिल्ली के सुल्तान को हराया? ये तो बहुत बड़ी जीत रही होगी। बहुत बड़ी जीत थी। और इस जीत की याद में उन्होंने चित्तौड़ किले में अन्नपूर्णा माता का मंदिर भी बनवाया। ये दिखाता है कि वो धार्मिक भी थे और अपनी जीत का श्रेय देवी को भी देते थे। और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में भी इनका जिक्र है, आपने बताया था। हाँ, कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो 1460 ईस्वी की है, उसमें उन्हें विषम घाटी पंचानन कहा गया है। इसका मतलब है विकट परिस्थितियों में, मुश्किल हालातों में शेर के समान। मतलब जो किसी भी मुसीबत से ना डरे। वाह, क्या उपाधि है। और यही नहीं, महाराणा कुंभा ने, जो खुद इतने बड़े शासक हुए, उन्होंने अपनी एक रचना है रसिक प्रिया टीका, उसमें हम्मीर को वीर राजा कहा है। कुंभा ने भी इनकी तारीफ की है। जी। और इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा, उन्होंने हम्मीर को अपने समय का प्रबल हिंदू राजा कहा है। मतलब उस दौर के सबसे ताकतवर हिंदू शासकों में से एक। तो इन्होंने न सिर्फ मेवाड़ को वापस पाया, बल्कि उसे फिर से एक ताकतवर राज्य बना दिया। हाँ, और उन्होंने सिर्फ मैदानी इलाकों पर ही नहीं, केलवाड़ा को अपना केंद्र बना के पहाड़ी क्षेत्रों पर भी अपना दबदबा कायम किया। एक मजबूत शुरुआत दी सिसोदिया वंश को। हम्मीर सिंह के बाद कौन महत्वपूर्ण शासक हुए? माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट क्या है? माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है केशर सिंह खेता, 1364 से 1382 ईस्वी। इनका नाम कुछ जगह क्षेत्र सिंह भी मिलता है। अच्छा, केशर सिंह या क्षेत्र सिंह, ये हम्मीर के बाद आए? जी, ये हम्मीर के पुत्र थे और उनके बाद राजा बने। इनके समय की खास बात यह है कि मालवा और मेवाड़ के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। ये संघर्ष आगे कई पीढ़ियों तक चला। ओह, तो पड़ोसियों से रिश्ते बिगड़ने लगे थे। हाँ, सत्ता का विस्तार होता है तो टकराव भी होता है। खेता ने मालवा के शासक दिलावर खां गौरी को हराया भी था। ये दिखाता है कि मेवाड़ अपनी ताकत बढ़ा रहा था।
क्या इन्होंने राज्य का विस्तार भी किया? बिल्कुल, इन्होंने अजमेर, जहाजपुर, मांडलगढ़ इन इलाकों को मेवाड़ में मिला लिया। बूंदी के जो हाड़ा शासक थे उनको भी दबाया, मतलब अपने अधीन लाने की कोशिश की। लेकिन बूंदी वालों से लड़ाई शायद महंगी पड़ी। हाँ, अंत दुखद हुआ। 1382 में बूंदी के लाल सिंह हाड़ा के साथ युद्ध में लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए। मतलब राज्य विस्तार की कोशिश में जान चली गई। खेता के बाद कौन आए? माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है लाखा लक्ष्य सिंह 1382-1421। राणा लाखा का काल भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। लाखा, हाँ, इनके समय की वो चांदी वाली खान वाली बात है ना? बिल्कुल सही। राणा लाखा के समय की सबसे बड़ी उपलब्धि यही मानी जाती है कि उदयपुर के पास जावर में चांदी और शीशे की खान मिली। ये बहुत बड़ा जैकपॉट था एक तरह से। इससे तो राज्य की आमदनी बहुत बढ़ गई होगी। जाहिर सी बात है, राज्य की आय बढ़ी, पैसा आया, तो फिर कई किलों की मरम्मत हुई, मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, मतलब राज्य समृद्ध हुआ। और वो पिछोला झील, वो भी इन्हीं के समय बनी। हाँ, कहा जाता है कि इन्हीं के शासनकाल में एक बंजारा था पिछू या छीतर नाम का, उसने अपने बैल की याद में उदयपुर में पिछोला झील बनवाई। हाँ, ये कितनी प्यारी बात है, एक जानवर की याद में इतनी बड़ी झील। सच में। और उसी झील के किनारे वो नटनी का चबूतरा भी है ना, गल की नटनी का। जी हाँ, उसी झील के किनारे गल की नटनी का चबूतरा भी है। उसकी भी एक कहानी है कि कैसे उसने रस्सी पर झील पार करने की कोशिश की थी। लाखा के दरबार में विद्वान भी थे क्या? हाँ, उनके दरबार में झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट जैसे प्रकांड विद्वान थे। ये दिखाता है कि लाखा कला और ज्ञान के भी कदरदान थे। और सैनिक तौर पर कोई बड़ी जीत? हाँ, उन्होंने दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन द्वितीय को बद्दनौर के पास हराया था और उनसे हिंदू तीर्थयात्रियों पर लगने वाला टैक्स, मतलब तीर्थ कर, खत्म करने का वचन भी लिया था। ये उनकी धार्मिक नीति और ताकत दोनों दिखाता है। अच्छा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और वो बूंदी वाला किस्सा, नकली किले वाला? हाँ, वो किस्सा भी बहुत मशहूर है। हुआ यूं कि लाखा ने कसम खा ली थी कि जब तक बूंदी का किला नहीं जीतेंगे, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन बूंदी का तारागढ़ किला जीतना आसान नहीं था। तो फिर क्या किया? कसम कैसे पूरी की? तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मेवाड़ में ही मिट्टी का एक नकली बूंदी का किला बनवाया गया और फिर उसे जीतकर अपनी कसम पूरी की। अरे, नकली किला जीतकर? हाँ, लेकिन इस नकली किले की रक्षा करते हुए भी एक वीर कुंभाहाड़ा, जो बूंदी के ही थे, वो मारे गए। ये राजपूतों की अपनी आन बान, शान और वचन के प्रति निष्ठा दिखाता है, चाहे वो नकली किले की रक्षा ही क्यों ना हो। गजब, वचन का इतना मान। और लाखा के विवाह का भी एक किस्सा है ना, मारवाड़ से जुड़ा हुआ? हाँ, वो भी एक महत्वपूर्ण घटना है जिसने मेवाड़ के भविष्य पर गहरा असर डाला। मारवाड़ के शासक थे राव चुंडा। उनके पुत्र थे रणमल राठौड़। रणमल अपनी बहन हंसाबाई का रिश्ता लेकर मेवाड़ आए थे। किसके लिए? लाखा के लिए? नहीं, वो रिश्ता तो लाखा के बड़े बेटे राणा चुंडा के लिए लाए थे। लेकिन जब दरबार में नारियल पेश किया गया तो राणा लाखा ने मजाक में कह दिया कि भाई, इस उम्र में हमारे लिए नारियल कौन लाएगा। ओह, मजाक में कहा? हाँ, पर रणमल ने इसे गंभीरता से ले लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी हंसी को हकीकत में बदल देते हैं, लेकिन एक शर्त है, हंसाबाई का विवाह आपसे तभी होगा जब उनकी होने वाली संतान ही मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगी। ये तो बड़ी अजीब शर्त थे, क्योंकि चुंडा तो पहले से युवराज थे। बिल्कुल, ये सीधी सीधी चुंडा के अधिकार की अनदेखी थी। लेकिन पिता राणा लाखा दुविधा में पड़ गए। तब राणा चुंडा ने आगे बढ़कर पिता के वचन की लाज रखने के लिए और मेवाड़ के हित में अपना राजाधिकार त्यागने की घोषणा कर दी। अपने पिता के लिए इतना बड़ा त्याग? हाँ, इसीलिए राणा चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। जैसे महाभारत में भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी, वैसे ही चुंडा ने मेवाड़ के लिए त्याग किया। उन्होंने वचन दिया कि वो और उनके वंशज हमेशा मेवाड़ के सिंहासन की रक्षा करेंगे, पर खुद कभी उस पर नहीं बैठेंगे। सलूम्बर के ठिकानेदार जो चुंडा के वंशज हुए, उन्हें मेवाड़ के महाराणा के राज तिलक का अधिकार मिला और सेना के हरावल, अग्रिम पंक्ति में रहने का सम्मान भी। ये तो अद्भुत त्याग था। तो फिर लाखा का विवाह हंसाबाई से हो गया? जी हाँ, विवाह हो गया और उनसे पुत्र हुआ मोकल। शर्त के अनुसार मोकल ही लाखा के बाद मेवाड़ के शासक बने। तो अगला नंबर मोकल का है। माइंड मैप में भी यही है? हाँ, माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है मोकल 1421 to 1433 ईस्वी। ये तो लाखा और हंसाबाई के बेटे थे, शर्त वाले बेटे। जी, पिता की मृत्यु के समय मोकल की उम्र बहुत कम थी, सिर्फ 12 साल। तो जाहिर है उन्हें एक संरक्षक की जरूरत थी। संरक्षक कौन बना? राणा चुंडा, जिन्होंने राजगद्दी छोड़ी थी। हाँ, शुरुआत में राणा चुंडा ही संरक्षक बने और उन्होंने ईमानदारी से राजकाज संभाला।
लेकिन रानी हंसाबाई, जो मोकल की माँ थीं, उन्हें चुंडा पर शक होने लगा। उन्हें लगा कि कहीं चुंडा उनके बेटे को हटाकर खुद राजा ना बन जाए। ओह, शक चुंडा पर, जिन्होंने इतना बड़ा त्याग किया था। हाँ, राजनीति में ऐसा होता है। हंसाबाई के लगातार शक और अविश्वास के कारण राणा चुंडा दुखी होकर मेवाड़ छोड़कर मालवा के सुल्तान हुशंग शाह के पास चले गए। ये तो बुरा हुआ। तो फिर मोकल का संरक्षक कौन बना? फिर हंसाबाई ने अपने भाई रणमल राठौड़ को मारवाड़ से बुलवाया। रणमल मोकल के मामा थे, तो उन्हें संरक्षक बना दिया गया। रणमल राठौड़, वही जिन्होंने शर्त रखी थी? जी हाँ, वही। अब रणमल के हाथ में मेवाड़ का शासन आ गया। उन्होंने ऊंचे पदों पर अपने राठौड़ सरदारों को बिठाना शुरू कर दिया। इससे मेवाड़ के जो पुराने सिसोदिया सरदार थे, वो नाराज होने लगे। उन्हें लगा कि मेवाड़ में मारवाड़ का दखल बढ़ रहा है। सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया मतलब। बिल्कुल। रणमल ने गुस्से में या शायद राजनीतिक षड्यंत्र के तहत राणा चुंडा के भाई राघवदेव सिसोदिया की हत्या करवा दी। राघवदेव सिसोदिया सरदारों में लोकप्रिय थे। इससे माहौल और बिगड़ गया। तो मोकल के समय अंदरूनी कलह बढ़ गई थी। क्या उन्होंने कोई सैनिक सफलता भी हासिल की? हाँ, मोकल ने बड़े होकर खुद भी शासन संभाला। उन्होंने 1428 में रामपुरा, जो भीलवाड़ा में है, वहां के युद्ध में नागौर के फिरोज खान को हराया था। ये उनकी एक महत्वपूर्ण सैनिक उपलब्धि थी। और निर्माण कार्य वगैरह? हाँ, उन्होंने चित्तौड़ में समिधेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। ये मंदिर पहले से था, पर मोकल ने इसे ठीक करवाया, इसलिए से अब मोकल जी का मंदिर भी कहते हैं। इसके अलावा एकलिंग जी मंदिर, जो मेवाड़ के कुलदेवता हैं, उसके परकोटे यानी बाहरी दीवार का निर्माण भी मोकल ने करवाया। तो उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, लेकिन अंत कैसे हुआ उनका? अंत बहुत दुखद हुआ। 1433 में गुजरात के सुल्तान अहमद शाह ने मेवाड़ पर हमला किया। मोकल उसका सामना करने के लिए निकले। जब वो झीलवाड़ा राजसमंद के पास एक पड़ाव पर थे, तो वहां महपा पंवार नाम के एक सरदार के कहने पर चाचा और मेहरा नाम के दो व्यक्तियों ने मोकल की हत्या कर दी। चाचा और मेहरा, ये कौन थे? ये खेता, जो मोकल के दादा थे, उनकी एक उपपत्नी से उत्पन्न बेटे थे। मतलब एक तरह से मोकल के चाचा ताऊ लगते थे, पर शायद पुरानी रंजिश या सत्ता के लालच में उन्होंने ये काम किया। अपने ही लोगों ने मार दिया? हाँ, ये मेवाड़ के इतिहास की एक और दुखद घटना थी। मोकल के दरबार में योगेश्वर भट्ट, विष्णु भट्ट जैसे विद्वान और मन्ना फन्ना विसल जैसे शिल्पी भी थे। ये भी याद रखना चाहिए। मोकल के बाद तो फिर मेवाड़ के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक का दौर आता है। बिल्कुल। मोकल के बाद उनके बेटे आए, जो मेवाड़ के इतिहास का सुनहरा अध्याय लिखने वाले थे। माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है कुंभा, 1433-1468 ई। महाराणा कुंभा। कुंभा, इनका नाम तो राजस्थान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। इन्हें मेवाड़ का स्वर्ण युग भी कहते हैं इनके काल को। सही कहा आपने। महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 से 1468 तक वाकई मेवाड़ के लिए स्वर्णयुग माना जाता है। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, एक पूरी संस्था थे अपने आप में। ये मोकल के बेटे थे? जी हाँ, ये मोकल और रानी सौभाग्य देवी परमार के पुत्र थे। पिता की हत्या के समय इनकी उम्र भी कम थी, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी ही स्थिति को संभाला। क्या खास था इनके शासन में? क्यों इसे स्वर्ण युग कहते हैं? देखिए, कुंभा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो एक महान योद्धा थे, जिन्होंने न सिर्फ राज्य का विस्तार किया, बल्कि उसे सुरक्षित भी रखा। वो एक योग्य प्रशासक थे, जिन्होंने राज्य में सुव्यवस्था कायम की। वो धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, और सबसे बढ़कर वो कला और साहित्य के महान संरक्षक और खुद भी बड़े विद्वान थे। मतलब ऑलराउंडर थे एक तरह से। बिल्कुल। उन्होंने मालवा और गुजरात के सुल्तानों को कई बार हराया। खासकर मालवा के महमूद खिलजी पर सारंगपुर की विजय 1437 ई बहुत महत्वपूर्ण थी। इसी जीत की याद में उन्होंने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया। विजय स्तंभ, वो तो राजस्थान की पहचान है, 9 मंजिला इमारत। जी हाँ, ये सिर्फ एक जीत का स्मारक नहीं है, ये भारतीय स्थापत्य कला, मूर्ति कला और हिंदू देवी देवताओं का एक विश्वकोश है। कुंभा की कलात्मक दृष्टि का प्रमाण है ये। और किलों का निर्माण, कुंभलगढ़ का जिक्र आया था। हाँ, कुंभा को दुर्ग निर्माता भी कहा जाता है। कहते हैं उन्होंने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 का निर्माण करवाया या जीर्णोद्धार किया। इनमें सबसे प्रमुख है कुंभलगढ़ का किला। अजय दुर्ग माना जाता है ये। इसकी दीवार चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार कही जाती है। 32 किले, ये तो कमाल है। जी। इसके अलावा अचलगढ़, बसंती दुर्ग, भोमट दुर्ग, मचान दुर्ग, ये सब उन्होंने बनवाए ताकि मेवाड़ की सीमाएं सुरक्षित रहें। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में उनकी इन उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। मीमांसा, सूड प्रबंध,
जैसे संगीत ग्रंथ लिखे। उन्होंने जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम से टीका लिखी। जी हाँ। चंडी शतक की टीका लिखी। वो वीणा बजाने में भी निपुण थे। एक राजा होकर इतना कुछ। हाँ, यही उनकी महानता थी। उन्हें कई उपाधियां भी मिली थी। अभिनव भट्टाचार्य संगीत के कारण, हिंदू सुरतराण हिंदू बादशाह, राणो रासो विद्वानों के आश्रयदाता, हाल गुरु पहाड़ी दुर्ग जीतने वाले, चाप गुरु धनुर्विद्या में निपुण, ये सब उनकी अलग अलग प्रतिभाओं को दर्शाती हैं। उनकी बेटी भी संगीत में निपुण थी ना, रमाबाई? बिल्कुल, उनकी पुत्री रमाबाई भी संगीत शास्त्र की ज्ञाता थीं और उन्हें वागीश्वरी की उपाधि मिली थी। उन्होंने जावर में रामास्वामी मंदिर भी बनवाया। तो इतना यशस्वी राजा, उनका अंत कैसे हुआ? दुर्भाग्य से, जैसे उनके पिता मोकल की हत्या हुई थी, वैसे ही कुंभा का अंत भी दुखद रहा। उनके अपने ही पुत्र उदा यानी उदयकरण ने 1468 में कुंभलगढ़ किले में ही, जब वो शायद पूजा कर रहे थे, उनकी हत्या कर दी। अपने ही बेटे ने? क्यों? सत्ता के लिए? हाँ, माना जाता है कि सत्ता के लालच में उदा ने यह भयानक काम किया। मेवाड़ के इतिहास का ये एक और काला धब्बा है, एक महान युग का दुखद अंत। बहुत ही दुखद। तो उदा राजा बन गया। माइंड मैप में अगला नाम उसी का है शायद। हाँ, माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है उदयकरण। उदा 1468-1473, जिसने अपने पिता कुंभा जैसे महान राजा को मारा। जी हाँ, इसीलिए मेवाड़ के इतिहास में इन्हें पितृहंता यानी पिता का हत्यारा माना जाता है। और मेवाड़ के जो सरदार थे, जो सामंत थे, उन्होंने भी उदा को मन से कभी स्वीकार नहीं किया। जाहिर सी बात है, जिसने अपने पिता को मारा उसका सम्मान कौन करता। नहीं, ज्यादा समय नहीं, करीब 5 साल ही रहा। कुंभा के एक और पुत्र थे, रायमल। वो उस समय ईडर में थे। जब उन्हें पिता की हत्या और उदा के राजा बनने का पता चला तो वो मेवाड़ आए, बदला लेने के लिए। हाँ, और मेवाड़ के सरदारों ने भी रायमल का साथ दिया। रायमल ने उदा को युद्ध में हराया और मेवाड़ की गद्दी पर अधिकार कर लिया। उदा को मेवाड़ छोड़कर भागना पड़ा। तो उदा का शासनकाल छोटा और कलंकित रहा। बिल्कुल। कहते हैं बाद में उदा पर कहीं बिजली गिर गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। इसे एक तरह का दैवीय न्याय भी माना गया। अच्छा, तो अब रायमल का दौर शुरू हुआ। जी, माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है रायमल 1473-1509 ई। इन्होंने उदा को हटाकर शासन संभाला। हाँ, इन्होंने उदा को हटाकर मेवाड़ में फिर से स्थिरता लाने की कोशिश की। इन्होंने मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी को हराया और पन्नागढ़, चित्तौड़ और कुंभलगढ़ पर किर से अधिकार मजबूत किया। मतलब सैनिक रूप से सक्रिय रहे। और निर्माण कार्य? हाँ, इनकी पत्नी थी श्रृंगार देवी, जो मारवाड़ के राव जोधा की पुत्री थी। उन्होंने चित्तौड़ में घोसुंडी बावड़ी बनवाई। ये बावड़ी और यहाँ से मिला शिलालेख ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। घोसुंडी शिलालेख, हाँ सुना है इसके बारे में। जी, रायमल ने खुद चित्तौड़ में अद्भुत जी के शिव मंदिर का निर्माण करवाया और एकलिंग जी मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवाया। ये दिखाता है कि वो भी कला और धर्म में रुचि रखते थे। उनकी छतरी जावर उदयपुर में है। इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना शायद इनके बेटों के बीच का संघर्ष है। हाँ, ये एक बड़ी समस्या थी। रायमल के कई पुत्र थे, जिनमें पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल, राज सिंह और संग्राम सिंह, जो बाद में राणा सांगा बने, प्रमुख थे। इनमें आपस में उत्तराधिकार के लिए, मतलब अगला राजा कौन बनेगा, इसके लिए बहुत झगड़ा और संघर्ष हुआ। पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार भी कहते हैं ना, क्यों? हाँ, पृथ्वीराज बहुत तेज धावक और कुशल योद्धा थे। उनकी फुर्ती और तेजी के कारण उन्हें उड़ना राजकुमार कहा जाता था। वो बहुत महत्वाकांक्षी भी थे। तो संघर्ष कैसे बढ़ा? एक बार ये सभी भाई अपने चाचा सारंगदेव के साथ एक ज्योतिषी के पास अपना भविष्य जानने गए। एक पुजारिन ने भविष्यवाणी कर दी कि राजगद्दी का योग तो संग्राम सिंह यानी सांगा के नाम है। ओह, इससे तो झगड़ा और बढ़ गया होगा। बिल्कुल। भविष्यवाणी सुनते ही पृथ्वीराज और जयमल ने सांगा पर हमला कर दिया। इसी हमले में सांगा की एक आंख चली गई। वो जीवन भर काणे रहे। भाइयों ने ही हमला कर दिया? हाँ, सांगा किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागे। पहले उन्होंने 7 गांव ने बीदा राठौड़ नाम के एक सरदार के यहाँ शरण ली, लेकिन जयमल ने पीछा करके बीदा राठौड़ को मार दिया। तो सांगा फिर कहाँ गए? फिर सांगा अजमेर के पास श्रीनगर में करमचंद पवार नाम के एक व्यापारी या सामंत के पास अज्ञातवास में रहें, मतलब छिप कर रहें। और पृथ्वीराज और जयमल का क्या हुआ? जयमल तो बाद में सोलंकी राजपूतों से नहाते हुए मारे गए, और पृथ्वीराज, जिन्हें उड़ना राजकुमार कहते थे, उनकी मृत्यु उनके बहनोई सिरोही के शासक जगमाल देवड़ा द्वारा दिए गए जहरीले लड्डू खाने से हुई। जगमाल ने धोखे से उन्हें मार दिया। मतलब भाइयों की झगड़े का अंत बहुत बुरा हुआ। हाँ, राज सिंह भी पहले ही माने जा चुके थे। तो अंत में बचे संग्राम सिंह यानी सांगा, जो अज्ञातवास में थे।
बाद में जब हालात बदले तो उन्हें वापस बुलाया गया और वो मेवाड़ के अगले महाराणा बने। तो रायमल के बाद आखिरकार सांगा का नंबर आया। जी हाँ, और वो मेवाड़ के सबसे प्रतापी शासकों में से एक साबित हुए। माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है संग्राम सिंह सांगा, 1509 से 1528 ईस्वी। इन्हें ही हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं। राणा सांगा, इनका नाम सुनते ही वीरता और युद्धों का ध्यान आता है। बिल्कुल, ये रायमल के पुत्र थे और जैसा हमने देखा काफी संघर्ष के बाद गद्दी पर बैठे। ये अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजपूत शासक माने जाते हैं। बाबर ने भी अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इनकी शक्ति का उल्लेख किया है। इनके शरीर पर 80 घाव थे, ये बात बहुत प्रसिद्ध है। वहां ये उनके जीवन भर युद्धों में शामिल रहने का प्रमाण है। युद्धों में लगे अनगिनत घावों के कारण ही उन्हें सैनिकों का भग्नावशेष यानी रिमेन्स ऑफ सोल्जर्स कहा जाता है। सोचिए, शरीर पर 80 घाव लेकर भी वो लड़ते रहे। अद्भुत। इन्हें हिंदू पथ भी कहते थे, इसका क्या मतलब है? हिंदू पथ या हिंदूपति, इसका मतलब है हिंदुओं का रक्षक या नेता। उस समय उत्तर भारत में वो सबसे बड़े हिंदू शासक थे और बाकी राजपूत राजा भी उनका नेतृत्व मानते थे, खासकर बाहरी आक्रमणकारियों के खिलाफ। इन्होंने कौन-कौन से बड़े युद्ध लड़े बाबर से पहले? बाबर से पहले इन्होंने दिल्ली सल्तनत के लोधी सुल्तानों से टक्कर ली। उस समय दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी। सांगा ने उसे 1517 में खातोली, जो शायद कोटा बूंदी सीमा पर था, के युद्ध में हराया। दिल्ली के सुल्तान को हराया? हाँ, और फिर 1518 में बाड़ी धौलपुर के युद्ध में भी लोदी की सेनाओं को हराया। इन जीतों से सांगा का दबदबा पूरे उत्तर भारत में बढ़ गया। और मालवा से भी तो संघर्ष चल रहा था। हाँ, मालवा से तो पुराना बैर था। मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी द्वितीय। सांगा ने उसे 1519 में गागरोन के युद्ध में बुरी तरह हराया और उसे बंदी बना लिया। बंदी बना लिया, फिर क्या किया? ये सांगा की उदारता देखिए। उन्होंने खिलजी को 6 महीने कैद में रखा, उसका इलाज करवाया और फिर उसका आधा राज्य लेकर उसे ससम्मान वापस भेज दिया। गजब, दुश्मन के साथ ऐसा बर्ताव। हाँ, ये युद्ध सांगा ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय की मदद के लिए लड़ा था। खिलजी ने मेदिनी राय पर हमला किया था। इस युद्ध में हरिदास चारण नाम के एक वीर ने खिलजी को गिरफ्तार किया था, जिसे सांगा ने खुश होकर 12 गांव इनाम में दिए थे। तो सांगा उस समय अपनी शक्ति के शिखर पर थे। फिर बाबर का आगमन हुआ। जी, बाबर 1526 में पानीपत की लड़ाई जीतकर दिल्ली का बादशाह बन गया। अब उसका अगला निशाना राजस्थान और राणा सांगा थे। बाबर जानता था कि सांगा को हराए बिना हिंदुस्तान पर उसका राज पक्का नहीं होगा। तो पहली टक्कर कहाँ हुई? बयाना में? हाँ, पहली भिड़ंत फरवरी 1527 में बयाना भरतपुर में हुई। इस युद्ध में राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को बुरी तरह हराया। बाबर के सेनापति मेहदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा हारकर भाग गए। तो शुरुआत तो अच्छी हुई थी सांगा के लिए। बहुत अच्छी। इस जीत से राजपूत सेना का हौसला बहुत बढ़ गया, लेकिन शायद वो अति आत्मविश्वास का शिकार हो गए। फिर हुआ खानवा का युद्ध, 17 मार्च 1527। ये तो भारतीय इतिहास का एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। बिल्कुल, खानवा का युद्ध भरतपुर की रूपवास तहसील में भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में से एक है। इस युद्ध से पहले राणा सांगा ने पाटी पर्वन परंपरा का पालन किया। पाटी पर्वन, ये क्या थी? ये एक पुरानी राजपूत परंपरा थी, जिसके तहत जब कोई बड़ा बाहरी खतरा आता था तो मुख्य राजा दूसरे राजपूत राजाओं को पत्र पाटी भेजकर युद्ध में शामिल होने का निमंत्रण देता था। एक तरह से एकता का आह्वान था। तो कौन-कौन से राजा आए थे सांगा के साथ? लगभग सभी बड़े राजपूत राजाओं ने सांगा का साथ दिया। आमेर से पृथ्वीराज कछवाहा, मारवाड़ से राव गांगा के पुत्र मालदेव राठौड़, बीकानेर से राव जैतसी के पुत्र कल्याणमल, मेड़ता से वीरमदेव मेड़तिया, ईडर से भारमल, सिरोही से अखेराज देवड़ा, डूंगरपुर से उदय सिंह, देवलिया से बाग सिंह। एक लंबी लिस्ट है। मतलब पूरा राजपूताना एक हो गया था। हाँ, लगभग। और सिर्फ राजपूत ही नहीं, सांगा की सेना में महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का भाई था, वो भी शामिल था। और मेवात का शासक हसन खां मेवाती भी अपनी सेना के साथ सांगा की तरफ से लड़ा। ये दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ धर्म की नहीं थी, बल्कि बाबर रूपी बाहरी आक्रमणकारी के खिलाफ थी। इतनी बड़ी सेना, फिर भी हार कैसे गए? इसके कई कारण थे। एक तो बाबर की सेना छोटी थी पर सुसज्जित और अनुशासित थी। बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया, जो उज़्बेकों से सीखी थी। इसमें सेना को दाएं बाएं और मध्य भाग में बांटकर दुश्मन को घेर कर मारा जाता था। और तोपखाना, उसका भी बड़ा रोल था ना? हाँ, सबसे बड़ा कारण शायद बाबर का तोपखाना ही था। उसके पास उस्ताद अली और मुस्तफ़ा नाम के कुशल तोपची थे।
भारतीय सेनाओं के लिए तोपें एक नई और भयानक चीज थी। हाथियों और घोड़ों ने जब तोपों की आवाज सुनी और गोले गिरते देखे तो वो बिदक गए और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। मतलब तकनीक का अंतर भारी पड़ा। बिल्कुल। इसके अलावा युद्ध से ठीक पहले बाबर ने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए शराब न पीने की कसम खाई, शराब के बर्तन तुड़वा दिए और सैनिकों के सामने एक जोशीला भाषण दिया। इसे जिहाद का नाम दिया। उसने तमगा कर, एक तरह का टैक्स, भी माफ कर दिया। इससे उसकी सेना में नया जोश आ गया। और क्या सांगा की तरफ से किसी ने विश्वासघात भी किया था? हाँ, ये भी एक कारण माना जाता है। कहा जाता है कि रायसेन का शासक सिरहदी तंवर और नागौर के खानजादे मुसलमान युद्ध के दौरान बाबर से जा मिले। इससे सांगा की सेना में भ्रम फैला और उनकी व्यूह रचना टूट गई। तो कई कारण मिल गए हार के। युद्ध में सांगा घायल भी हो गए थे। जी हाँ, युद्ध के दौरान सांगा के सिर में एक तीर लगा और वो बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो गए। तब उन्हें युद्ध के मैदान से सुरक्षित बाहर निकालकर बसवा, दौसा ले जाया गया। तो उनकी जगह युद्ध किसने संभाला? जब सांगा घायल हुए तो उनका राजचिन्ह यानी मुकुट और छत्र सादड़ी के झाला अज्जा ने धारण किया, ताकि सेना का मनोबल बना रहे और लगे कि राणा अभी भी लड़ रहे हैं। झाला अज्जा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। झाला अज्जा का बलिदान। तो खानवा में हार हो गई। इसके बाद सांगा का क्या हुआ? जब सांगा को होश आया और उन्हें हार का पता चला तो वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने कसम खाई कि जब तक बाबर को हरा नहीं देंगे, चित्तौड़ वापस नहीं लौटेंगे। वो फिर से सेना इकट्ठा करके बाबर से चंदेरी के युद्ध में लड़ने की तैयारी करने लगे। लेकिन वो लड़ नहीं पाए। नहीं, उनके ही कुछ सामंत, जो शायद लगातार युद्धों से थक चुके थे या बाबर से डर गए थे, उन्होंने सांगा को कालपी, उत्तर प्रदेश में नामक स्थान पर जहर दे दिया। जनवरी 1528 में उनकी मृत्यु हो गई। अपने ही लोगों ने जहर दे दिया। हाँ, एक वीर योद्धा का अंत इस तरह हुआ। उनका दाह संस्कार मांडलगढ़, भीलवाड़ा में किया गया, जहां आज भी उनकी छतरी बनी हुई है। राणा सांगा का सपना अधूरा रह गया, लेकिन उनकी वीरता अमर हो गई। सांगा के बाद मेवाड़ा का क्या हुआ? अगला शासक कौन बना? सांगा के बाद उनके पुत्र गद्दी पर बैठे। माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है रतन सिंह द्वितीय, 1528-1531 ईस्वी। रतन सिंह द्वितीय। इनका कार्यकाल तो काफी छोटा लग रहा है। हाँ, बहुत छोटा। ये महाराणा सांगा और रानी धनबाई के पुत्र थे। सांगा की मृत्यु के बाद ये गद्दी पर बैठे। इनके समय कोई बहुत बड़ी घटना तो नहीं हुई, लेकिन एक व्यक्तिगत विवाद में इनकी जान चली गई। कैसा विवाद? इन्होंने आमेर के राजा पृथ्वीराज कछवाहा की पुत्री से विवाह किया था। बाद में उसी राजकुमारी का विवाह बूंदी के शासक सूरजमल हाड़ा से भी हुआ या तय हुआ। इसी बात पर रतन सिंह और सूरजमल के बीच अनबन हो गई। एक ही राजकुमारी से विवाह का मामला? हाँ, कुछ ऐसा ही। कहा जाता है कि एक बार अहेरिया उत्सल यानी शिकार खेलने के दौरान बूंदी के पास दोनों में झगड़ा हुआ और सूरजमल ने रतन सिंह द्वितीय की हत्या कर दी और शायद उसी झगड़े में सूरजमल भी मारे गए। तो इनका अंत भी अकस्मात हुआ? इनके बाद कौन आया? इनके बाद इनके सौतेले भाई गद्दी पकड़ बैठे। माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है विक्रमादित्य, 1531 से 1536 ईस्वी। विक्रमादित्य, ये भी सांगा के ही पुत्र थे। जी हाँ, ये महाराणा सांगा और उनकी हाड़ी रानी रानी कर्मावती या कर्णावती के पुत्र थे। जब ये गद्दी पर बैठे तो इनकी उम्र कम थी और स्वभाव से थोड़े उद्दंड और अयोग्य माने जाते थे। तो इनका शासनकाल कैसा रहा? इनके शासनकाल में मेवाड़ पर एक बड़ा संकट आया। गुजरात का सुल्तान था बहादुर शाह। वो बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने 2 बार चित्तौड़ पर आक्रमण किया। 2 बार? कब कब? पहला आक्रमण 1533 में किया। उस समय रानी कर्मावती, जो विक्रमादित्य की मां और संरक्षिका थी, उन्होंने बहादुर शाह से संधि कर ली। रणथंबोर का किला देकर समझौता कर लिया। लेकिन बहादुर शाह फिर आया? हाँ, वो फिर से आया 1534-35 में। इस बार उसका इरादा पक्का था, चित्तौड़ जीतने का। विक्रमादित्य और उनके छोटे भाई उदय सिंह, जो बाद में महाराणा बने, को तो रानी ने सुरक्षित बूंदी भेज दिया। तो चित्तौड़ की रक्षा किसने की? चित्तौड़ की रक्षा का भार रानी कर्मावती और मेवाड़ के सामंतों पर आ गया। इसी समय रानी कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी। ये राखी वाला किस्सा बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, राखी भेजकर भाई बनाया और मदद मांगी। हाँ। क्या हुमायूं ने मदद की? हुमायूं उस समय शायद कहीं और व्यस्त था या उसने देरी कर दी। मदद समय पर चित्तौड़ नहीं पहुंच पाई। बहादुर शाह की सेना बहुत बड़ी थी और उसके पास पुर्तगाली तुपची रूमी खान भी था। तो फिर क्या हुआ? जब राजपूतों ने देखा कि हार निश्चित है तो उन्होंने साका करने का निश्चय किया। देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में
राजपूत योद्धाओं ने केसरिया बाना पहना और अंतिम युद्ध के लिए किले के द्वार खोल दिए। वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और महिलाओं ने, रानी कर्मवती के नेतृत्व में हजारों राजपूत वीरांगनाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर की ज्वाला में कूदकर आत्म बलिदान दे दिया। ये चित्तौड़ का दूसरा साका कहलाता है। 1535 ईस्वी। पहला साका रानी पद्मिनी के समय हुआ था। कितना भयानक रहा होगा वो दृश्य। चित्तौड़ का दूसरा साका, बहादुर शाह का कब्जा हो गया किले पर। हाँ, बहादुर शाह का कब्जा हो गया, लेकिन ज्यादा दिन नहीं। जल्दी हुमायूं के डर से उसे भागना पड़ा और मेवाड़ का शासन वापस मिला। पर विक्रमादित्य की अलोकप्रियता बनी रही। वो अपने सरदारों का सम्मान नहीं करते थे। तो उनका अंत कैसे हुआ? उनकी इसी अलोकप्रियता और अयोग्यता का फायदा उठाकर एक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी। उसका नाम था बनवीर। बनवीर, ये कौन था? माइंड मैप में अगला नाम इसी का है। माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है बनवीर। 1536-1537 ईस्वी। इसने विक्रमादित्य को मारा? हाँ, ये बनवीर कौन थे, इसे लेके थोड़ा जानना जरूरी है। ये उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया, जो राणा सांगा की भाई थे, उनकी एक दासी या पासवान जिसका नाम पुतलदे था, उसका पुत्र था। मतलब वो राजवंश से तो जुड़ा था, पर वैध उत्तराधिकारी नहीं था। अच्छा, दासी पुत्र था। जी, उसने विक्रमादित्य की हत्या करके चित्तौड़ की गद्दी पर कब्जा कर लिया। लेकिन मेवाड़ के सरदार उसे अपना राजा मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो दासी पुत्र था और उसने राजा की हत्या की थी। तो उसका शासन वैध नहीं माना गया? बिल्कुल नहीं। हालांकि उसने कुछ निर्माण कार्य करवाए। चित्तौड़ में तुलजा भवानी का मंदिर बनवाया, जो शिवाजी की कुलदेवी भी है, और नौकोठा महल या नवलाखा भंडार भी बनवाया। लेकिन वो सिर्फ विक्रमादित्य को मारकर ही नहीं रोका, उसने उदय सिंह को भी मारने की कोशिश की। हाँ, बनवीर जानता था कि जब तक सांगा का दूसरा बेटा उदय सिंह जिंदा है, उसकी गद्दी सुरक्षित नहीं है। उदय सिंह उस समय छोटे थे। बनवीर एक रात तलवार लेकर उदय सिंह के महल में उन्हें मारने पहुंचा। तो उदय सिंह कैसे बचे? यहाँ पन्ना धाय का जिक्र आता है ना? बिल्कुल। यहीं पर मेवाड़ के इतिहास की एक और महान वीरांगना पन्ना धाय का अविस्मरणीय बलिदान सामने आता है। पन्ना उदय सिंह की धाय मां थी, मतलब उनकी देखभाल करती थी। जब उन्हें पता चला कि बनवीर उदय सिंह को मारने आ रहा है, तो उनके पास सोचने का ज्यादा समय नहीं था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने खुद के बेटे चंदन, जो लगभग उदय सिंह की ही उम्र का था, उसे उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया और उसके ऊपर राजसी वस्त्र डाल दिए और उदय सिंह को एक टोकरी में छिपाकर पत्तलों से ढककर एक विश्वास पात्र सेवक के साथ महल से बाहर भेज दिया। अपने बेटे को सुला दिया उदय सिंह की जगह? हाँ। बनवीर आया, उसने पलंग पर सोए बच्चे को उदय सिंह समझा और तलवार से उसकी हत्या कर दी। पन्ना ने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे का बलिदान देखा ताकि मेवाड़ का भविष्य सुरक्षित रह सके। रोंगटे खड़े हो गए। क्या त्याग था! अद्भुत, अतर्पणीय त्याग। पन्ना धाय का नाम इसीलिए आज भी इतने सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने उदय सिंह को सुरक्षित कुंभलगढ़ किले में पहुंचा दिया। वहां का किलेदार था आशा देवपुरा। उसने पहले तो डर के मारे बनवीर के खिलाफ जाने से मना किया, लेकिन बाद में अपनी मां के कहने पर उदय सिंह को शरण दी और उनकी रक्षा की। तो उदय सिंह बच गए। बनवीर का क्या हुआ? बनवीर कुछ समय तक चित्तौड़ पर राज करता रहा, लेकिन मेवाड़ के सरदार धीरे धीरे कुंभलगढ़ में उदय सिंह के पक्ष में इकट्ठे होने लगे। तो अब उदय सिंह का समय आया। जी, माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है उदय सिंह 1537 to 1572 AD। वही उदय सिंह जिन्हें पन्ना धाय ने बचाया था? जी हाँ, ये महाराणा सांगा और रानी कर्णावती के सबसे छोटे पुत्र थे। पन्ना धाय के बलिदान से इनकी जान बची थी। इनका पहला राज्याभिषेक 1537 में कुंभलगढ़ में ही हुआ, जब ये बनवीर से छिपकर रह रहे थे। तो इन्होंने बनवीर से चित्तौड़ वापस कैसे लिया? जब उदय सिंह बड़े हुए और मेवाड़ के सरदार उनके साथ हो लिए, तो उन्होंने चित्तौड़ पर चढ़ाई की। 1540 में मावली उदयपुर के पास नामक स्थान पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में मारवाड़ के शासक राव मालदेव ने भी उदय सिंह की सहायता की थी। अच्छा, मालदेव ने मदद की? हाँ। इस युद्ध में उदय सिंह ने बनवीर को हरा दिया। बनवीर युद्ध से भाग गया और उसके बाद उसका क्या हुआ पता नहीं। उदय सिंह ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और मेवाड़ के विधिवत महाराणा बने। तो उदय सिंह का शासन स्थापित हो गया, लेकिन इनके समय में भी चुनौतियां कम नहीं थीं। शेरशाह सूरी का आक्रमण हुआ था ना? हाँ, ये इनके शासनकाल की एक विवादास्पद घटना है। 1544 में जब दिल्ली का बादशाह शेरशाह सूरी, जिसने हुमायूं को हराया था, उसने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी, तो उदय सिंह ने उससे युद्ध करने के बजाय किले की चाबियां भिजवा दी और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। बिना लड़े ही? ये तो मेवाड़ की परंपरा के खिलाफ था। हाँ, इसीलिए इसकी आलोचना होती है।
ये अफगानों से संधि करने वाले या उनकी अधीनता स्वीकार करने वाले मेवाड़ के पहले राजा माने जाते हैं। शायद वो उस समय शेर शाह की ताकत से लड़ना नहीं चाहते थे या कोई और राजनीतिक कारण रहा होगा। और भी कोई युद्ध हारे थे? हाँ, 1557 में हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। इसमें वो अजमेर के पठान हाकिम हाजी खान और मारवाड़ के राव मालदेव की संयुक्त सेना से हार गए थे। लेकिन इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया, उदयपुर शहर बसाया। बिल्कुल सही। ये उनका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। 1559 में उन्होंने उदयपुर शहर की नींव रखी, एक सुरक्षित जगह पर पहाड़ों के बीच, और उदय सागर झील का निर्माण भी करवाया। भविष्य में होने वाले आक्रमणों को देखते हुए उन्होंने उदयपुर को मेवाड़ की नई राजधानी बनाने का फैसला किया। ये एक दूरदर्शी कदम था। और अकबर के साथ इनके संबंध कैसे रहे? अकबर तो बादशाह बन चुका था। अकबर के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं रहे। इसकी वजह यह थी कि उदय सिंह ने अकबर के कुछ दुश्मनों को अपने यहाँ शरण दे रखी थी। जैसे मालवा का आपदस्थ शासक बाज बहादुर 1562 में भागकर मेवाड़ आया तो उदय सिंह ने उसे शरण दी। अच्छा, अकबर के दुश्मन को पनाह दी। हाँ, और मेड़ता के शासक जयमल राठौड़, जिनसे अकबर ने मेड़ता छीन लिया था, उन्हें भी उदय सिंह ने अपने यहाँ जागीर दी और शरण दी। इन बातों से अकबर नाराज हो गया। तो अकबर ने हमला किया? हाँ, अकबर ने एक बड़ी सेना लेकर 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। यह चित्तौड़ का तीसरा और अंतिम साका का कारण बना। तीसरा साका? इस बार क्या हुआ? जब अकबर ने चित्तौड़ को घेरा तो उदय सिंह ने अपने प्रमुख सरदारों की सलाह मानी। उन्होंने किले की रक्षा का भार अपने दो वीर सेनापतियों जयमल राठौड़ मेड़ता वाले और फत्ता सिसोदिया आमेट के को सौंप दिया और खुद सुरक्षित स्थान गिरवा की पहाड़ियों उदयपुर के आसपास में चले गए। उदय सिंह किले से चले गए, इसकी भी आलोचना होती है शायद। हाँ, कुछ इतिहासकार इसे पलायन मानते हैं, जबकि कुछ इसे सामरिक रणनीति का हिस्सा मानते हैं कि राजा का सुरक्षित रहना जरूरी है ताकि संघर्ष जारी रह सके। खैर, जयमल और फत्ता ने बड़ी बहादुरी से किले की रक्षा की। मुगल घेरा काफी लंबा चला था ना? हाँ, कई महीनों तक घेरा चला। अकबर ने सुरंगें खुदवाईं, साबात बनवाए, किले तक पहुंचने के लिए ढके हुए रास्ते। एक रात जब जयमल किले की दीवार की मरम्मत करवा रहे थे तो अकबर ने खुद अपनी संग्राम नाम की बंदूक से गोली चलाई जो जयमल के पैर में लगी और वो घायल हो गए। अकबर ने खुद गोली चलाई? हाँ, कहा जाता है जब जयमल घायल हो गए और लगा कि अब किला बचाना मुश्किल है तो अगले दिन फरवरी 1568 में राजपूतों ने अंतिम युद्ध यानी साका करने का फैसला किया। केसरिया और जौहर हुआ फिर से। जी हाँ, घायल जयमल राठौड़ अपने भतीजे कल्ला राठौड़ के कंधे पर बैठकर लड़े। कल्ला राठौड़ को 4 हाथों वाला देवता भी कहते हैं क्योंकि वो नीचे से लड़ रहे थे और उनके कंधे पर बैठे जयमल भी तलवार चला रहे थे। फत्ता सिसोदिया ने भी अद्भुत वीरता दिखाई। इन वीरों के नेतृत्व में केसरिया हुआ। और जौहर? फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में किले की हजारों वीरांगनाओं ने जौहर किया। ये चित्तौड़ का तीसरा साका था। तीसरा साका? चित्तौड़ ने बहुत बलिदान देखे हैं। बहुत ज्यादा। अकबर ने किला तो जीत लिया, लेकिन इस प्रतिरोध से वो इतना गुस्से में था कि उसने किले में भयंकर कत्लेआम का आदेश दिया। हजारों निर्दोष लोग मारे गए। ये अकबर के चरित्र पर एक दाग माना जाता है। लेकिन बाद में उसने जयमल फत्ता की मूर्तियां लगवाई थी ना आगरा किले पर? हाँ, ये भी सच है। बाद में अकबर जयमल और फत्ता की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने आगरा के किले के मुख्य द्वार पर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाईं। ये उनकी बहादुरी को एक तरह की श्रद्धांजलि थी। उदय सिंह का क्या हुआ? वो तो पहाड़ियों में चले गए थे। हाँ, वो गिरवा की पहाड़ियों से ही शासन चलाते रहे। उन्होंने गोगुंदा को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया। चित्तौड़ उनके जीवन काल में वापस नहीं मिल पाया। 28 फरवरी 1572 को होली के दिन गोगुंदा में ही उनकी मृत्यु हो गई। वहीं उनकी छतरी बनी हुई है। मरते समय उन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? ये भी एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उदय सिंह की एक प्रिय रानी थी, रानी भटियाणी, जिनका नाम धीरबाई था। उनके प्रभाव में आकर उदय सिंह ने अपने बड़े बेटे प्रताप की बजाय धीरबाई के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। जगमाल को? प्रताप को नहीं? ये तो फिर से विवाद का कारण बना होगा। बिल्कुल, और यहीं से मेवाड़ के सबसे महान योद्धा महाराणा प्रताप के संघर्ष की कहानी शुरू होती है। हाँ, अब आते हैं महाराणा प्रताप पर। माइंड मैप में अगला नाम उन्हीं का है। जी, माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है प्रताप 1572 से 1597 ईस्वी। महाराणा प्रताप ये नाम ही काफी है। मेवाड़ का स्वाभिमान, भारत का गौरव। इनका जन्म, माता पिता?
ये महाराणा उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे। इनकी माता का नाम जयवंता बाई था, जो पाली के अखिराज सोनगरा चौहान की बेटी थी। प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले के अंदर एक छोटा महल है कटारगढ़, उसके भी अंदर बादल महल में हुआ था। कुंभलगढ़ में जन्म हुआ था। बचपन में इन्हें कीका कहते थे ना? हाँ, भील समुदाय के लोग जिनके बीच इनका बचपन बीता, वो छोटे बच्चों को प्यार से कीका कहकर बुलाते थे। तो बचपन में प्रताप कीका नाम से लोकप्रिय थे। तो जब उदय सिंह की मृत्यु हुई तो जगमाल को गद्दी मिलनी थी उनके अनुसार, पर प्रताप राजा कैसे बने? जैसा आपने कहा, उदय सिंह ने जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया था। जब उदय सिंह का गोगुंदा में दाह संस्कार हो रहा था तो परंपरानुसार जगमाल को वहां नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगला राजा दाह संस्कार में शामिल नहीं होता था। लेकिन जगमाल वहां मौजूद था और गद्दी पर बैठने की तैयारी कर रहा था। तो सरदारों ने विरोध किया? हाँ, मेवाड़ के 2 प्रमुख सरदार थे, खासकर प्रताप के नाना अखेराज सोनगरा और ग्वालियर के राम सिंह तंवर, जो अपना राज्य खोकर मेवाड़ में थे। उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रताप ही ज्येष्ठ पुत्र हैं और योग्य भी, वही महाराणा बनेंगे। उन्होंने वहीं गोगुंदा में उदय सिंह की चिता के पास ही प्रताप का राजतिलक कर दिया 28 फरवरी 1572 को। गोगुंदा में ही? हाँ, इसे ही राजमहल क्रांति कहते हैं। हाँ, इसे एक तरह की शांतिपूर्ण क्रांति या सरदारों का निर्णायक हस्तक्षेप माना जाता है, जिसने जगमाल को हटाकर प्रताप को उनका हक दिलाया। बाद में प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक समारोह कुंभलगढ़ में हुआ। और जगमाल का क्या हुआ? जगमाल नाराज होकर मेवाड़ छोड़कर अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने उसे जहाजपुर की जागीर दे दी और बाद में सिरोही का आधा राज्य भी दे दिया। वो 1583 में दत्ताड़ी के युद्ध में सिरोही के राव सुल्तान के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। तो प्रताप के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो अकबर ही था। निश्चित रूप से अकबर उस समय हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक था। वो चाहता था कि प्रताप भी बाकी राजपूत राजाओं की तरह उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। इसके लिए अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 बार अपने दूत भेजे। 4 दूत मंडल कौन कौन थे वो? ये सवाल बहुत आता है परीक्षाओं में। हाँ, ये क्रम याद रखना जरूरी है। सबसे पहले 1572 में जलाल खां कोर्ची को भेजा। फिर 1573 में 3 दूत आए। पहले आमेर के राजकुमार मानसिंह कछवाहा, फिर मानसिंह के पता भगवंत दास और आखिर में राजा टोडरमल, जो अकबर के वित्त मंत्री थे। JMBT, जलाल खान, मानसिंह, भगवंत दास, टोडरमल। बिल्कुल, आप इस तरह याद रख सकते हैं। जमा भट्टो, जलाल खान, मा मानसिंह, भ भगवंत दास, टोडरमल। जमा भट्टो, ये अच्छी ट्रिक है। तो क्या प्रताप माने? नहीं, प्रताप ने सभी दूतों का सम्मान किया, पर अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो मेवाड़ की स्वतंत्रता को गिरवी नहीं रखेंगे। वो संघर्ष का रास्ता चुनेंगे, पर झुकेंगे नहीं। और फिर हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। जी हाँ, जब बातचीत से बात नहीं बनी तो अकबर ने युद्ध का फैसला किया। 18 जून 1576, कुछ इतिहासकार 21 जून भी मानते हैं, को राजसमंद जिले में हल्दी घाटी नामक तंग दर्रे के पास यह ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में सेनापति कौन थे दोनों तरफ से? प्रताप की सेना का नेतृत्व मुख्य रूप से तो वो खुद कर रहे थे, लेकिन हरावल यानी सेना की सबसे आगे वाली टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे हकीम खां सूर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक पठान मुस्लिम प्रताप की सेना का मुख्य सेनापति हरावल का था। हाँ, ये प्रताप की सेना की धर्मनिरपेक्षता दिखाता है। चंद्रावल में कौन था पीछे की टुकड़ी में? चंद्रावल का नेतृत्व भील सेना नायक राणा पूंजा भील कर रहे थे। भीलों ने इस युद्ध में गुरीला पद्धति से मुगलों को बहुत परेशान किया। प्रताप की सेना में ग्वालियर के राम सिंह तंवर और उनके पुत्र भामाशाह और उनके भाई ताराचंद, झाला मान या बीदा, कृष्णदास चुंडावत जैसे कई वीर शामिल थे। और मुगल सेना का सेनापति मानसिंह थे ना? हाँ, अकबर खुद नहीं आया था। उसने अपनी सेना का प्रधान सेनापति आमेर के मानसिंह कछवाहा को बनाया था और उनका सहायक था आसफ खान। मुगल सेना में भी कई राजपूत राजा और सरदार थे जो अकबर के साथ थे। तो राजपूत के खिलाफ लड़ रहे थे? हाँ, ये विडंबना थी। युद्ध बहुत भयंकर हुआ। शुरुआत में प्रताप की सेना ने मुगलों पर जोरदार हमला किया और उनके पैर उखाड़ दिए। मुगल सेना में भगदड़ मच गई। फिर क्या हुआ? लेकिन मुगल सेना के एक आरक्षित दस्ते के कमांडर मेहतर खान ने यह झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर खुद सेना लेकर आ रहे हैं। इससे भागती हुई मुगल सेना रुक गई और फिर से लड़ने लगी। युद्ध का पासा पलटने लगा। प्रताप घायल भी हुए थे? हाँ, युद्ध के दौरान प्रताप दुश्मनों से घिर गए थे। उनके सिर पर चोट लगी। तब झालामान या झाला बीदा दोनों नाम मिलते हैं,
ने आगे बढ़कर प्रताप का राजमुकुट और छत्र अपने सिर पर धारण कर लिया ताकि मुगल सैनिक उन्हें ही प्रताप समझें। उन्होंने प्रताप से आग्रह किया कि वो युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकल जाएं। झालामान ने अपना बलिदान दिया प्रताप के लिए। जी हाँ, मुगल सैनिक झालामान को प्रताप समझकर उन पर टूट पड़े और झालामान वीर गति को प्राप्त हुए। प्रताप को सुरक्षित युद्ध से बाहर निकाल लिया गया। और चेतक, प्रताप के घोड़े का क्या हुआ? प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा चेतक भी इस युद्ध में बुरी तरह घायल हो गया था। उसने एक पैर जख्मी होने के बावजूद प्रताप को सुरक्षित युद्ध क्षेत्र से दूर एक बरसाती नाला पार करवाया। नाला पार करते ही चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। बलीचा गांव राजसमंद में आज भी चेतक का स्मारक बना हुआ है। चेतक के स्वामी भक्ति भी अमर है। प्रताप का हाथी भी था ना, रामप्रसाद? हाँ, प्रताप का प्रिय हाथी था रामप्रसाद। वो भी बड़ी वीरता से लड़ा, पर उसे मुगलों ने पकड़ लिया। अकबर ने उसका नाम बदलकर पीर प्रसाद रख दिया। पर कहते हैं रामप्रसाद ने मुगलों का अन्न जल ग्रहण नहीं किया और कुछ दिनों में प्राण त्याग दिए। जानवरों में भी इतनी वफादारी। तो हल्दी घाटी युद्ध का नतीजा क्या निकला? कौन जीता? इस युद्ध के नतीजे पर इतिहासकारों में मतभेद है। कोई इसे अनिर्णायक युद्ध मानता है, कोई इसमें अकबर की सामरिक विजय मानता है, क्योंकि प्रताप को युद्ध क्षेत्र छोड़ना पड़ा। लेकिन अकबर का मुख्य उद्देश्य प्रताप को पकड़ना या मारना या अधीन का स्वीकार करवाना, वो पूरा नहीं हुआ। प्रताप आजाद रहे और उनका संघर्ष जारी रहा, तो नैतिक विजय प्रताप की ही मानी जाती है। युद्ध के बाद क्या हुआ? युद्ध के बाद अकबर ने मेवाड़ पर अपना नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश की। उसने गोगुंदा और उदयपुर पर कब्जा कर लिया। उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद भी रख दिया था कुछ समय के लिए। तो प्रताप कहाँ रहे? प्रताप ने हार नहीं मानी। वो अरावली की पहाड़ियों में चले गए और वहीं से मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। उन्होंने अपनी छोटी सेना के साथ मुगल चौकियों पर अचानक हमले करके उन्हें बहुत परेशान किया। अकबर ने उन्हें पकड़ने की और कोशिशें की? हाँ, अकबर ने कई बार सेना भेजी। शाहबाज खान को 3 बार भेजा गया, 1577, 78, 79 में। 1578 में शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ का किला भी जीत लिया था, जो प्रताप के लिए बड़ा झटका था, पर यह कब्जा अस्थायी रहा। और भी अभियान हुए। अब्दुल रहीम खाने खाना को भी भेजा था। जी हाँ, 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना को मेवाड़ का सूबेदार बनाकर भेजा। लेकिन प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने शेरपुर नामक स्थान पर छापा मारकर खाने खाना के परिवार, उनकी बेगमों और बच्चों को बंदी बना लिया। अमर सिंह ने बंदी बना लिया? फिर जब प्रताप को यह पता चला तो वो बहुत नाराज हुए। उन्होंने अमर सिंह को आदेश दिया कि खाने खाना के परिवार को पूरे सम्मान के साथ वापस भेज दिया जाए। ये प्रताप के ऊंचे चरित्र का प्रमाण है कि उन्होंने दुश्मन की महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं होने दिया। ये वाकई महानता की निशानी है। इस संघर्ष के दौरान प्रताप को आर्थिक तंगी भी आई होगी। हाँ, बिल्कुल। लगातार युद्धों से मेवाड़ की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब प्रताप को लगा कि उन्हें मेवाड़ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन तभी उनके बचपन के मित्र और मंत्री भामाशाह और उनके भाई ताराचंद सामने आए। भामाशाह, इनका नाम दानवीरता के लिए प्रसिद्ध है। जी, भामाशाह ने चूलिया गांव चित्तौड़गढ़ में प्रताप से भेंट की और अपनी पूरी निजी संपत्ति, कहा जाता है करीब 25 लाख रुपए और 20,000 सोने की अशर्फियां प्रताप को सौंप दी, ताकि वो सेना का पुनर्गठन कर सकें और संघर्ष जारी रख सकें। इतना बड़ा दान! हाँ, इस दान से प्रताप को बड़ी राहत मिली। इसीलिए भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक, दूसरा हम्मीर के बाद, और मेवाड़ का कर्ण भी कहा जाता है। उनका ये त्याग अतुलनीय है। इस मदद के बाद क्या प्रताप ने फिर से मुगलों को चुनौती दी? हाँ, 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ राजसमंद में। इस युद्ध को कर्नल टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है, क्योंकि ये एक लंबी और निर्णायक लड़ाई साबित हुई। दिवेर का युद्ध? हाँ। इसमें क्या हुआ? इस युद्ध में प्रताप की सेना का नेतृत्व उनके पुत्र अमर सिंह ने किया। उन्होंने मुगल सेनापति सिरमा सुल्तान खान पर इतनी जोर से भाले का वार किया कि भाला सुल्तान खान और उसके घोड़े को चीरता हुआ जमीन में धंस गया। ये दृश्य देखकर मुगल सेना में भगदड़ मच गई। अमर सिंह ने इतना जबरदस्त वार किया। दिवेर की जीत प्रताप के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। इसके बाद प्रताप ने एक-एक करके मेवाड़ के अधिकांश हिस्सों पर, चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर फिर से अधिकार कर लिया। तो उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया लगभग। हाँ, 1585 में उन्होंने लूणा चावंडिया नाम के एक स्थानीय सरदार को हराकर चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया। चावंड अगले 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही, प्रताप के बाद अमर सिंह के समय तक। चावंड को राजधानी बनाया। यहाँ रहते हुए उन्होंने क्या किया? यहाँ रहते हुए प्रताप ने सिर्फ युद्ध ही नहीं किया, बल्कि शासन व्यवस्था को सुधारा, कला को प्रोत्साहन दिया। चावंड चित्रकला शैली का विकास इसी समय हुआ। उन्होंने यहाँ चामुंडा माता का मंदिर भी बनवाया।
मतलब शांति काल भी मिला उन्हें कुछ। हाँ, जीवन के अंतिम 12 वर्ष 1585 से 1597 अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहे। अकबर ने भी शायद समझ लिया था कि प्रताप को झुकाना नामुमकिन है, तो उसने मेवाड़ की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो प्रताप की मृत्यु कैसे हुई? उनकी मृत्यु युद्ध में नहीं हुई। कहा जाता है कि चावंड में अपने धनुष की प्रत्यंछा यानी डोरी चढ़ाते समय उन्हें अंदरूनी चोट लग गई थी, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई और 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में चावंड में ही उनका देहांत हो गया। धनुष की डोरी चढ़ाते हुए चोट लगने से? हाँ, एक वीर का अंत इस तरह हुआ। उनका अंतिम संस्कार चावंड के पास बॉन्डोली, उदयपुर के पास गांव में केजड़ बांध के किनारे किया गया। वहां आज भी उनकी 8 खंभों की छतरी बनी हुई है, जो उनकी सादगी और महानता की याद दिलाती है। महाराणा प्रताप सचमुच एक युग पुरुष थे। उनके बाद गद्दी पर कौन बैठा? उनके बेटे अमर सिंह? जी हाँ, प्रताप के बाद उनके पुत्र अमर सिंह प्रथम शासक बने। माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है अमर सिंह प्रथम 1597 से 1620 ईस्वी। अमर सिंह प्रथम, जी हाँ, जिन्होंने खाने खाना के परिवार को वापस भेजा था। जी हाँ, वही। ये महाराणा प्रताप और उनकी पत्नी अजबदेव पंवार के पुत्र थे। पिता की तरह ये भी बहुत वीर और स्वाभिमानी थे। प्रताप ने जो संघर्ष शुरू किया था उसे इन्होंने जारी रखा। तो अकबर के बाद जहांगीर बादशाह बना, जी हाँ, उससे संघर्ष हुआ इनका? हाँ, अकबर की मृत्यु 1605 में हुई। उसके बाद जहांगीर बादशाह बना। जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही मेवाड़ को पूरी तरह झुकाने का निश्चय किया। उसने एक के बाद एक कई बड़े सैन्य अभियान मेवाड़ भेजे। कौन कौन से अभियान? जहांगीर ने शहजादा परवेज, महाबत खान, अब्दुल्ला खां, राजा बासु, मिर्जा अजीज कोका जैसे अपने बड़े सेनापतियों और राजकुमारों को भेजा। लेकिन अमर सिंह और मेवाड़ी सेना ने अद्भुत वीरता से इन सभी आक्रमणों का सामना किया और उन्हें विफल कर दिया। उनताला के किले पर विजय प्राप्त की, जिसमें हरावड़ में रहने को लेकर चूंडावतों और शक्तावतों में प्रतिस्पर्धा हुई थी। मतलब अमर सिंह ने भी कड़ी टक्कर दी मुगलों को? बिल्कुल। करीब 17-18 साल तक वो लगातार लड़ते रहे। लेकिन इन लगातार युद्धों से मेवाड़ की हालत बहुत खराब हो गई थी। फसलें बर्बाद हो गई, व्यापार ठप हो गया, लोग परेशान हो गए। तो फिर क्या हुआ? अंत में 1613 में जहांगीर खुद अजमेर आया और उसने अपने बेटे शहजादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बना, को एक बहुत बड़ी सेना देकर मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। खुर्रम यानी शाहजहां को भेजा? हाँ, खुर्रम ने मेवाड़ में बहुत सख्ती दिखाई। उसने फसलें जलवा दी, गांवों को उजाड़ दिया, लोगों पर अत्याचार किए। उसका मकसद था मेवाड़ की कमर तोड़ देना, ताकि वो संधि के लिए मजबूर हो जाएं। ये तो बहुत क्रूर नीति थी। हाँ, अब मेवाड़ के जो सरदार थे और खुद युवराज कर्ण सिंह, उन्होंने अमर सिंह पर दबाव डाला कि राज्य और प्रजा की भलाई के लिए अब मुगलों से संधि कर लेनी चाहिए। अमर सिंह माने? प्रताप के बेटे थे वो तो। उनके लिए ये फैसला बहुत मुश्किल था। पिता ने जीवन भर संघर्ष किया था, झुके नहीं थे। लेकिन राज्य की दुर्दशा और सामंतों के दबाव के आगे उन्हें झुकना पड़ा। उन्होंने अपने पुत्र कर्ण सिंह को खुर्रम के पास संधि की बातचीत के लिए भेजा। और संधि हो गई? कब हुई और क्या शर्तें थीं? हाँ, 5 फरवरी 1615 को मुगल मेवाड़ संधि हुई। ये भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण संधि है। इसकी शर्तें मेवाड़ के लिए सम्मानजनक रखने की कोशिश की गई। क्या थी मुख्य शर्तें? पहली शर्त यह थी कि महाराणा खुद कभी मुगल दरबार में हाजिर नहीं होंगे। उनकी जगह उनका बेटा यानी युवराज कर्ण सिंह मुगल दरबार में जाएगा और 1000 सवारों के साथ मुगल सेवा में रहेगा। अच्छा, महाराणा को छूट मिल गई। हाँ, दूसरी शर्त थी कि चित्तौड़ का किला मेवाड़ को वापस मिल जाएगा, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। मतलब उसे सामरिक रूप से मजबूत नहीं किया जाएगा। किला मिला पर शर्त के साथ? जी। तीसरी शर्त थी कि मेवाड़ को मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जैसा कि कई दूसरे राजपूत राज्यों ने किया था। ये भी एक बड़ी रियायत थी। हाँ, तो इन शर्तों पर संधि हो गई। अमर सिंह प्रथम इस तरह मुगलों की अधीनता भले ही सम्मानजनक शर्तों पर स्वीकार करने वाले मेवाड़ के पहले महाराणा बने। उनके लिए ये आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। कहा जाता है कि इस संधि से अमर सिंह इतने दुखी हुए कि उन्होंने राजकाज में रुचि लेना छोड़ दिया। वो एकांत में रहने लगे और शासन की बागडोर अपने पुत्र कर्ण सिंह को सौंप दी। ओह, तो संधि के बाद ज्यादा जिए नहीं वो? हाँ, संधि के करीब 5 साल बाद 26 जनवरी 1620 को उदयपुर में उनकी मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार आहड़, उदयपुर में हुआ। आहड़ में जो महासतियां हैं, जहां मेवाड़ के राजाओं का शाही शमशान है, वहां बनने वाली ये पहली छतरी थी।
यहीं से ये परंपरा शुरू हुई कि बाद के सभी महाराणाओं का दाह संस्कार और छत्रियां आहड़ में ही बने। अच्छा, तो आहड़ शमशान स्थल अमर सिंह प्रथम से शुरू हुआ। अमर सिंह के बाद उनके बेटे कर्ण सिंह राजा बने। जी, माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है करम सिंह 1620 to 1628 ई। कर्ण सिंह, ये वही थे जो संधि के बाद मुगल दरबार गए थे? हाँ, ये मुगल दरबार में जाने वाले मेवाड़ के पहले युवराज थे। जहांगीर ने भी इनका काफी सम्मान किया था। इन्होंने मुगलों के साथ संधि की शर्तों का पालन किया और संबंध बनाए रखे। इनके समय में मेवाड़ में शांति रही। इन्होंने निर्माण कार्य पर ध्यान दिया। हाँ, इन्होंने राज्य में शांति और निर्माण कार्यों पर ध्यान दिया। उदयपुर में महल बनवाए, जैसे दिलखुश महल, कर्ण विलास, बड़ा दरी खाना वगैरह। और वो किस्सा भी है ना कि इन्होंने शाहजहां को शरण दी थी। बिल्कुल, जब शहजादा खुर्रम शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था 1622-23 के आसपास, तो वो भागकर मेवाड़ आया था। तब महाराणा कर्ण सिंह ने उसे पिछोला झील के जगमंदिर महल में ठहराया था और उसकी पूरी मदद की थी। अच्छा, पिता के खिलाफ संधि थी और बेटे के विद्रोह में मदद की। हाँ, राजनीति ऐसी ही होती है। शायद कर्ण सिंह को लगा होगा कि भविष्य में खुर्रम बादशाह बन सकता है, तो उससे अच्छे संबंध बनाने चाहिए, और ऐसा हुआ भी। कर्ण सिंह के बाद कौन शासक बना? कर्ण सिंह के बाद उनके पुत्र जगत सिंह प्रथम गद्दी पर बैठे। माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है जगत सिंह प्रथम 1628-1652 ई। जगत सिंह प्रथम, इनका काल शाहजहां के समकालीन रहा होगा? जी हाँ, ये शाहजहां के समकालीन थे और उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। इनके समय मेवाड़ में शांति और समृद्धि बनी रही। ये दानवीरता के लिए भी बहुत प्रसिद्ध थे। इन्होंने कोई बड़ा निर्माण करवाया? उदयपुर का जगमंदिर या जगदीश मंदिर? हाँ, इन्होंने उदयपुर में भव्य जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। ये पंचायतन शैली में बना एक खूबसूरत मंदिर है और इसे सपने में बना मंदिर भी कहते हैं। इसके वास्तुकार अर्जुन, भाणा और मुकुंद थे। जगदीश मंदिर, हाँ, ये तो उदयपुर के लैंडमार्क्स में से एक है। और पिछोला झील में जो जगमंदिर महल है, उसका काम तो कर्ण सिंह ने शुरू करवाया था, लेकिन उसे पूरा जगत सिंह प्रथम ने करवाया। और उन्होंने ही पिछोला में एक और शानदार महल, जगनिवास महल, जो आज लेक पैलेस होटल है, का निर्माण शुरू करवाया था। जगनिवास महल, लेक पैलेस, वो भी इन्होंने शुरू करवाया? जी हाँ, लेकिन इन्होंने एक काम ऐसा भी किया जिससे मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन हुआ। क्या? संधि की शर्त थी कि चित्तौड़ किले की मरम्मत नहीं करवाई जाएगी, लेकिन जगत सिंह प्रथम ने इस शर्त को तोड़ते हुए चित्तौड़ की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया। ओह, इससे शाहजहां नाराज हुआ होगा। हाँ, शाहजहां इससे नाराज हुआ, लेकिन शायद जगत सिंह के जीवन काल में उसने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की, पर यह उल्लंघन आगे चलकर फिर से संघर्ष का कारण बना। जगत सिंह प्रथम के बाद कौन आए? इनके बाद आए मेवाड़ के एक और प्रतापी शासक, जिन्होंने औरंगजेब जैसे शक्तिशाली बादशाह को चुनौती दी। माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है राज सिंह प्रथम 1652-1680 ई। महाराणा राज सिंह प्रथम, बिल्कुल, इनका नाम भी बड़े सम्मान से लिया जाता है। बिल्कुल, ये जगत सिंह प्रथम के पुत्र थे। अच्छा, इनका काल मेवाड़ के राजनीतिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काल माना जाता है। ये औरंगजेब के समकालीन थे और उनकी कट्टर नीतियों के कट्टर विरोधी भी। औरंगजेब की नीतियां तो बहुत विवादास्पद थीं। हाँ, औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने और जजिया कर फिर से लगाने जैसे आदेश दिए थे। महाराणा राज सिंह ने इन दोनों का खुलकर विरोध किया। जजिया कर का विरोध किया, ये तो बड़ी हिम्मत की बात थी। जी हाँ, उन्होंने औरंगजेब को पत्र लिखकर जजिया कर का विरोध किया और इसे गैर इस्लामी बताया। उन्होंने वृंदावन से भागकर आए गोस्वामियों को शरण दी और श्रीनाथ जी की मूर्ति को सिहाड़ गांव, जो अब नाथद्वारा कहलाता है, में 1672 में स्थापित करवाया। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा, वो राज सिंह ने बनवाया। हाँ, मूर्ति स्थापित करवाई और मंदिर बनवाया। इसी तरह कांकरोली में द्वारकाधीश जी का मंदिर भी बनवाया। ये उनका औरंगजेब की मंदिर तोड़ने की नीति का सीधा जवाब था। ये तो बहुत बड़ा कदम था। और मारवाड़ के अजीत सिंह को भी तो इन्होंने संरक्षण दिया था। हाँ, जब औरंगजेब ने मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ पर कब्जा कर लिया और उनके नवजात पुत्र अजीत सिंह को मारना चाहा, तो वीर दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को बचाकर मेवाड़ ले आए। महाराणा राज सिंह ने उन्हें न सिर्फ शरण दी, बल्कि उन्हें केलवा की जागीर भी दी और औरंगजेब के खिलाफ राठौड़ सिसोदिया गठबंधन बनाया। मतलब औरंगजेब से सीधी दुश्मनी मोल ले ली। बिल्कुल। और एक और किस्सा है चारुमती वाला। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से औरंगजेब शादी करना चाहता था, लेकिन चारुमती ने राज सिंह को पत्र लिखकर कहा कि क्या राजहंसी बगुले के साथ जाएगी, और राज सिंह ने जाकर चारुमती से विवाह कर लिया
औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध। वाओ, ये तो फिल्मी कहानी लगती है। हाँ, पर यह सच है। इससे औरंगजेब और चिढ़ गया। राज सिंह ने मुगल मेवाड़ संधि 1615 वाली की शर्तों का उल्लंघन करते हुए चित्तौड़ की मरम्मत भी करवाई थी, जिसे बाद में औरंगजेब ने तोड़वा दिया। इन्होंने राजसमंद झील भी बनवाई थी। जी हाँ, ये उनका एक और महान कार्य है। 1662 से 1676 के बीच उन्होंने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया। ये अकाल राहत कार्यों के तहत बनवाई गई थी। और इसी झील के किनारे राज प्रशस्ति है। बिल्कुल। इस झील की उत्तरी पाल, जिसे नौचौकी पाल कहते हैं, वहां 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर संस्कृत भाषा में मेवाड़ का इतिहास उत्कीर्ण है, जिसे राज प्रशस्ति कहते हैं, और ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। इसकी रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग थे। रणछोड़ भट्ट तेलंग, राज प्रशस्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जी। राज सिंह ने औरंगजेब से कई बार युद्ध भी किया। इन्हीं के समय हाड़ी रानी सहल कंवर का बलिदान हुआ था। उनके पति सलुम्बर के रावत रतन सिंह चुंडावत जब औरंगजेब से युद्ध करने जा रहे थे तो उन्होंने निशानी मांगी। रानी ने सोचा कि पति मेरे मोह में युद्ध से विचलित ना हो, इसलिए उन्होंने अपना सर काटकर भिजवा दिया। अपना सिर काटकर? रोंगटे खड़े हो गए फिर से। क्या वीरांगनाएं थी मेवाड़ में? अद्भुत। राज सिंह को विजय कटकातू की उपाधि भी मिली थी, जिसका मतलब है सेनाओं को जीतने वाला। वो वाकई एक महान योद्धा, कूटनीतिज्ञ और कला संरक्षक थे। 1680 में उनकी मृत्यु हो गई। राज सिंह के बाद कौन शासक बने? उनके बाद उनके पुत्र जयसिंह गद्दी पर बैठे। माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है जयसिंह 1680 to 1698 ईडी। जयसिंह, इन्होंने क्या किया? क्या इन्होंने भी औरंगजेब से संघर्ष जारी रखा? नहीं, जयसिंह ने पिता की नीति के विपरीत जाकर 1681 में औरंगजेब से संधि कर ली। इस संधि में मेवाड़ को जजिया कर के बदले कुछ परगने, इलाके मुगलों को देने पड़े। ये संधि मेवाड़ के लिए थोड़ी अपमानजनक मानी जाती है। ओह, तो इन्होंने समझौता कर लिया? हाँ, लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, जयसमंद झील का निर्माण करवाया। जयसमंद झील, ढेबर झील भी कहते हैं इसे। ये तो एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक मानी जाती है ना? बिल्कुल। 1681 से 1691 के बीच इन्होंने गोमती नदी पर बांध बनवाकर इस विशाल झील का निर्माण करवाया। ये आज भी एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और सिंचाई का स्रोत भी। तो जयसिंह का मुख्य योगदान जयसमंद झील रही। इनके बाद कौन आए? इनके बाद इनके पुत्र अमर सिंह द्वितीय शासक बने। माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है अमर सिंह द्वितीय 1698-1710 ईस्वी। अमर सिंह द्वितीय, पहले वाले अमर सिंह ने तो मुगलों से संधि की थी। इन्होंने क्या किया? इनके समय में मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था और राजपूत राज्य फिर से अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है देबारी समझौता, जो 1708 में हुआ। देबारी समझौता, ये क्या था? ये एक महत्वपूर्ण समझौता था मेवाड़, आमेर, जयपुर और मारवाड़, जोधपुर के बीच। उस समय औरंगजेब की मौत 1707 के बाद मुगल गद्दी के लिए लड़ाई चल रही थी। आमेर के सवाई जयसिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह को मुगलों ने उनके राज्यों से बेदखल कर दिया था। तो तीनों ने मिलकर संधि की। हाँ, देबारी नामक स्थान पर अमर सिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह और अजीत सिंह मिले और उन्होंने समझौता किया कि मेवाड़ इन दोनों को उनके राज्य वापस दिलाने में मदद करेगा। बदले में उन्होंने मुगलों के खिलाफ एकजुट रहने का वादा किया। ये तो अच्छी बात थी, राजपूत एकता फिर से दिखी। हाँ, लेकिन इस समझौते में एक शर्त ऐसी थी जिसने आगे चलकर जयपुर में गृह युद्ध के बीज बो दिए। क्या शर्त थी वो? शर्त ये थी कि मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुमारी का विवाह सवाई जयसिंह से होगा और उसी राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही आमेर, जयपुर का अगला राजा बनेगा, भले ही सवाई जयसिंह का कोई दूसरा बड़ा पुत्र क्यों ना हो। ओह, ये तो वही लाखा हंसाबाई वाली शर्त जैसी बात हो गई। बिल्कुल, और हुआ भी यही। बाद में इसी शर्त के कारण सवाई जयसिंह के बेटों ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, जो मेवाड़ की राजकुमारी से जन्मे थे, के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें मराठों का भी दखल हुआ। तो दीवारी समझौते के दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं रहे। अमर सिंह द्वितीय ने और क्या किया? उन्होंने अपने राज्य में कृषि सुधारों पर ध्यान दिया, जिससे किसान संपन्न हुए और राज्य की आय बढ़ी। उन्होंने मेवाड़ को फिर से व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इनके बाद इनके पुत्र संग्राम सिंह द्वितीय शासक बने। माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है संग्राम सिंह द्वितीय 1710 से 1734 ईस्वी।
संग्राम सिंह द्वितीय। पहले वाले संग्राम सिंह तो राणा सांगा थे। ये कैसे शासक थे? ये भी काफी योग्य और शक्तिशाली शासक थे। न्यायप्रिय, सिद्धांतप्रिय और अनुशासन पसंद माने जाते हैं। इन्होंने अपने शासनकाल में करीब 18 युद्ध लड़े और मेवाड़ की सीमाओं को न सिर्फ सुरक्षित रखा बल्कि उनका विस्तार भी किया। 18 युद्ध लड़े, मतलब शांत नहीं बैठे। बिल्कुल नहीं। इन्होंने मेवाड़ की खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करने की कोशिश की। इनके समय में मराठा शक्ति का उदय हो रहा था, जो राजस्थान के लिए एक नया खतरा बन रहे थे। संग्राम सिंह द्वितीय ने मराठों को मेवाड़ से दूर रखने का भरसक प्रयास किया। इन्होंने कोई निर्माण कार्य करवाया? सहेलियों की बाड़ी? हाँ, उदयपुर में जो खूबसूरत सहेलियों की बाड़ी है, उसका निर्माण इन्होंने ही करवाया था अपनी राजकुमारी के लिए। इसके अलावा वैद्यनाथ मंदिर सीसारमा गांव में और वैद्यनाथ प्रशस्ति भी इनके समय की है। और हुरडा सम्मेलन की योजना, वो भी इनके समय बनी थी? जी हाँ, मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकने के लिए सभी राजपूत राजाओं को एकजुट करने की जरूरत महसूस हो रही थी। संग्राम सिंह द्वितीय ने ही इसकी पहल की और हुरडा, भीलवाड़ा में नामक स्थान पर एक सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई। लेकिन दुर्भाग्य से सम्मेलन होने से ठीक पहले जनवरी 1734 में इनकी मृत्यु हो गई। ओह, तो वो सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाए। उनके बाद कौन आया? उनके बाद उनके पुत्र जगत सिंह द्वितीय गद्दी पर बैठे। माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है जगत सिंह द्वितीय 1734-1751 ई। जगत सिंह द्वितीय। पहले वाले जगत सिंह ने तो जगदीश मंदिर और जगनिवास महल बनवाए थे। इन्होंने क्या किया? ये अपने पिता संग्राम सिंह द्वितीय की तरह योग्य नहीं माने जाते। इन्हें थोड़ा अदूरदर्शी और विलासी शासक कहा जाता है। इनके समय मेवाड़ का प्रभाव कम होने लगा। इन्होंने जगनिवास महल का काम पूरा करवाया था ना? हाँ, पिछोला झील में जो जगनिवास महल लेक पैलेस है, उसका निर्माण इन्होंने पूरा करवाया। ये आज भी बहुत खूबसूरत है। और हुरडा सम्मेलन, उसकी अध्यक्षता तो इन्होंने ही की थी। हाँ, हुरडा सम्मेलन जुलाई 1734 में हुआ और उसकी अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय ने ही की, क्योंकि मेवाड़ के महाराणा सबसे प्रतिष्ठित माने जाते थे। सम्मेलन में जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर आदि कई रियासतों के शासक शामिल हुए। उद्देश्य था मराठों के खिलाफ एकजुट होना। क्या ये सम्मेलन सफल रहा? नहीं, दुर्भाग्य से ये सम्मेलन पूरी तरह असफल रहा। सभी राजाओं ने मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर तो किए कि बरसात के बाद रामपुरा में सेना इकट्ठी करेंगे और मराठों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन आपसी अविश्वास और स्वार्थों के कारण कोई भी राजा एकजुट नहीं हुआ। सब अपनी अपनी सोचने लगे। तो राजपूत एकता का एक और प्रयास विफल हो गया। हाँ, और इसका नतीजा ये हुआ कि मराठों का हौसला और बढ़ गया। जगत सिंह द्वितीय के समय ही मराठों का हस्तक्षेप मेवाड़ में बहुत बढ़ गया। पेशवा बाजीराव प्रथम खुद मेवाड़ आए और जगत सिंह द्वितीय को मराठों को चौथ, एक प्रकार का कर, देने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो इनके समय से मेवाड़ पर मराठा प्रभाव बढ़ने लगा। जी हाँ, और ये प्रभाव आगे चलकर मेवाड़ के लिए बहुत विनाशकारी साबित हुआ। जगत सिंह द्वितीय के बाद के शासकों के बारे में शायद ज्यादा जानकारी नहीं है। माइंड मैप में नाम तो है। हाँ, माइंड मैप में अगले कुछ नाम हैं, पर शायद उनके समय कोई बहुत बड़ी या निर्णायक घटना नहीं हुई या हमारे स्रोतों में उनका विस्तृत उल्लेख नहीं है। माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है प्रताप सिंह द्वितीय 1751 से 1754 ईस्वी। इनके बारे में बस इतना ही पता है कि ये जगत सिंह द्वितीय के पुत्र थे और सिर्फ 3 साल ही राज कर पाए। ठीक है, अगला नाम? माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है राज सिंह द्वितीय 1754 से 1761 ईस्वी। ये प्रताप सिंह द्वितीय के पुत्र थे। इनके समय भी मराठा हस्तक्षेप जारी रहा और मेवाड़ की स्थिति कमजोर होती गई। इनके बाद? माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है अरिसिंह द्वितीय। अरिस सिंह और आरसी सिंह 1761 से 1773 ईस्वी। ये राज सिंह द्वितीय के चाचा थे और उन्हें हटाकर या उनकी मृत्यु के बाद शासक बने। इनके समय मेवाड़ में गृह कलह बहुत बढ़ गया। एक दावेदार रतन सिंह भी था जिसे मराठों का समर्थन प्राप्त था। अरिस सिंह को मराठों को बहुत सारा धन देना पड़ा। मतलब अंदरूनी झगड़े और मराठों की लूट दोनों चल रही थी। जी हाँ, अरिस सिंह का स्वभाव भी अच्छा नहीं माना जाता। 1773 में बूंदी में शिकार खेलने के दौरान उनकी हत्या कर दी गई। इनका भी अंत हत्या से हुआ। अगला नाम? माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है हमीर सिंह द्वितीय 1773 से 1778 ईस्वी। हमीर सिंह द्वितीय। पहले वाले हमीर तो उद्धारक थे, ये कैसे थे? ये अरिस सिंह द्वितीय के बेटे थे और जब गद्दी पर बैठे तो बहुत छोटे थे, अल्पवयस्क थे। तो शासन का काम उनकी माँ राजमाता सरदार कमर झाली
और उनके सामंत चलाते थे। तो इनके समय क्या हुआ? इनके अल्पवयस्क होने का फायदा मराठा सरदारों, खासकर सिंधिया और होलकर ने खूब उठाया। उन्होंने मेवाड़ में भयानक लूटपाट की और राज्य को आर्थिक रूप से बिल्कुल खोखला कर दिया। मेवाड़ की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। बहुत बुरा दौर था मेवाड़ के। हाँ, 18वीं सदी का उत्तरार्ध मेवाड़ के लिए बहुत अंधकारमय था। हमीर सिंह द्वितीय के बाद कौन आया? माइंड मैप में भीम सिंह का नाम है। जी, माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है भीम सिंह 1778-1828 ईस्वी। इनका शासनकाल काफी लंबा रहा, पूरे 50 साल। भीम सिंह, ये हमीर सिंह द्वितीय के कौन थे? ये हमीर सिंह द्वितीय के छोटे भाई थे। जब हमीर सिंह की निसंतान मृत्यु हो गई तो भीम सिंह गद्दी पर बैठे। इनके समय में भी मेवाड़ की दुर्दशा जारी रही। मराठा हस्तक्षेप अपने चरम पर था। पिंडारियों की लूटमार भी बढ़ गई थी। राज्य प्रैक्टिकली दिवालिया हो चुका था। और इन्हीं के समय वो कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था ना? हाँ, ये इनके शासनकाल की सबसे दुखद और शर्मनाक घटना मानी जाती है। कृष्णा कुमारी महाराणा भीम सिंह की पुत्री थीं, बहुत सुंदर थीं। उनकी सगाई पहले मारवाड़ जोधपुर के शासक भीम सिंह राठौड़ से हुई थी। जोधपुर के भीम सिंह से? हाँ, लेकिन विवाह से पहले ही जोधपुर के भीम सिंह की मृत्यु हो गई। तो महाराणा भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी का रिश्ता जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय से तय कर दिया। अच्छा, रिश्ता जयपुर से तय कर दिया। लेकिन अब जोधपुर के नए शासक बने मान सिंह राठौड़, जो भीम सिंह के भाई थे। उन्होंने इस पर आपत्ति की। उन्होंने कहा कि रिश्ता तो जोधपुर से तय हुआ था, इसलिए कृष्णा कुमारी का विवाह जोधपुर में ही होना चाहिए, यानी उनसे होना चाहिए। तो जयपुर और जोधपुर में राजकुमारी के लिए झगड़ा शुरू हो गया। बिल्कुल। जयपुर के जगत सिंह और जोधपुर के मान सिंह दोनों कृष्णा कुमारी से विवाह करना चाहते थे। इस बात पर दोनों रियासतों में ठन गई। दोनों ने मेवाड़ पर दबाव डालना शुरू कर दिया। पिंडारी नेता अमीर खान पिंडारी ने भी इस मामले में दखल दिया। वो मान सिंह का साथ दे रहा था। तो मेवाड़ तो बीच में फंस गया। हाँ, मेवाड़ असहाय था। जयपुर और जोधपुर की सेनाओं ने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। अमीर खान पिंडारी ने भी मेवाड़ को धमकाया। हालात इतने बिगड़ गए कि मेवाड़ की बर्बादी निश्चित लग रही थी। तो इस विवाद का अंत कैसे हुआ? अंत बहुत ही दुखद और क्रूर तरीके से हुआ। अमीर खान पिंडारी और मेवाड़ के कुछ सामंतों जैसे अजीत सिंह चुंडावत ने महाराणा भीम सिंह पर दबाव डाला कि इस झगड़े की जड़ कृष्णा कुमारी ही है। अगर वो ही नहीं रहेगी तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। मतलब राजकुमारी को मानने की सलाह दी। हाँ, और बेबस महाराणा भीम सिंह को यह सलाह माननी पड़ी। 1810 में उनकी अपनी ही बेटी राजकुमारी कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया गया। अपनी बेटी को जहर दे दिया? हे भगवान! हाँ, मेवाड़ के इतिहास का यह सबसे काला पन्ना है। एक निर्दोष राजकुमारी को राजनीतिक स्वार्थों की बलि चढ़ा दिया गया। इस घटना के बाद क्या हुआ? इस घटना से मेवाड़ की प्रतिष्ठा को बहुत धक्का लगा। राज्य की हालत और खराब हो गई। अंत में मराठों और पिंडारियों की लूट से तंग आकर और राज्य को बचाने के लिए महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेजों से मदद मांगी। अंग्रेजों से? हाँ। तो क्या सहायक संधि की? जी हाँ। कर्नल जेम्स टॉड, जो उस समय मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट थे, उनके प्रयासों से जनवरी 1818 में महाराणा भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि कर ली। सहायक संधि मतलब मेवाड़ ब्रिटिश संरक्षण में आ गया। हाँ, इस संधि के तहत मेवाड़ की बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों ने ले ली। बदले में मेवाड़ को अंग्रेजों को खिराज टैक्स देना पड़ा और एक ब्रिटिश रेजिडेंट को उदयपुर में रखना पड़ा। मेवाड़ की स्वतंत्रता एक तरह से समाप्त हो गई। संधि के समय उदयपुर ही राजधानी थी। तो भीम सिंह के लंबे शासनकाल का अंत मेवाड़ की स्वतंत्रता के अंत के साथ हुआ। एक तरह से कह सकते हैं। 1828 में भीम सिंह की मृत्यु हो गई। इनके बाद के शासकों के नाम भी हैं माइंड मैप में। स्वरूप सिंह। हाँ, भीम सिंह के बाद कुछ और शासक हुए, जैसे जवान सिंह 1828-38, सरदार सिंह 1838-42। फिर आए स्वरूप सिंह। माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है स्वरूप सिंह 1842-1861 ईस्वी। स्वरूप सिंह, इनके समय की कोई खास बात? 1857 की क्रांति इनके समय हुई थी ना? बिल्कुल। 1857 का जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उस समय मेवाड़ के शासक महाराणा स्वरूप सिंह ही थे और उन्होंने इस क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों का साथ दिया? हाँ, उन्होंने नीमच छावनी से भागे हुए अंग्रेज अधिकारियों और उनके परिवारों को पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दी थी, जहां कभी शाहजहां को शरण मिली थी। उन्होंने अपनी सेना भी अंग्रेजों की मदद के लिए भेजी। तो इन्होंने संधि का पालन किया। और कोई काम?
इन्होंने विजय स्तंभ जो कुंभा ने बनवाया था उसकी मरम्मत करवाई क्योंकि उस पर बिजली गिर गई थी। उन्होंने स्वरूपशाही नाम के चांदी के सिक्के भी चलाए और सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाने का प्रयास भी किया। तो कुछ सुधार के काम भी किए। इनके बाद शंभू सिंह शासक बने। माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है शंभू सिंह 1861-1874। शंभू सिंह, इनके बारे में क्या जानकारी है? ये स्वरूप सिंह के दत्तक पुत्र थे, मतलब गोद लिए हुए थे। इन्होंने उदयपुर में शंभू निवास महल का निर्माण करवाया। इन्होंने भी सामाजिक सुधारों पर ध्यान दिया, जैसे कन्यावध पर रोक लगाने की कोशिश की। अंग्रेजों ने इन्हें GCSI ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। अच्छा, इनके बाद सज्जन सिंह का नाम आता है, पर माइंड मैप में फतेह सिंह है। हाँ, शंभू सिंह के बाद सज्जन सिंह 1874-84 भी शासक रहे। उन्होंने भी काफी सुधार कार्य किए, सज्जनगढ़ किला, मानसून पैलेस बनवाया। उनके बाद फतेह सिंह गद्दी पर बैठे, जो माइंड मैप में है। माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है फतेह सिंह 1884-1930 AD। इनका शासनकाल भी काफी लंबा रहा। फतेह सिंह, इनका नाम तो सुना है। ये काफी स्वाभिमानी शासक माने जाते हैं। दिल्ली दरबार वाला किस्सा है ना इनका? बिल्कुल सही। महाराणा फतेह सिंह कूटनीतिज्ञ, साहसी और बेहद स्वाभिमानी शासक थे। 1903 में जब वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण के उपलक्ष्य में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया और सभी राजाओं को बुलाया, तो फतेह सिंह भी दिल्ली गए। लेकिन दरबार में शामिल नहीं हुए। नहीं, वो दिल्ली तो गए लेकिन दरबार में शामिल नहीं हुए। इसके पीछे एक कहानी है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह बारहाट ने उन्हें चेतावनी राज चुंगाटिया नाम से 13 सोरठे छंद लिखकर भेजे थे। चेतावनी रा चुंगटिया जी, केसरी सिंह बारहट के। हाँ, इन सोरठों में बारहट जी ने मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास और महाराणाओं के स्वाभिमान की याद दिलाते हुए फतेह सिंह को उस गुलामी के दरबार में शामिल होने से रोका था। कहा जाता है कि इन सोरठों को पढ़कर फतेह सिंह का स्वाभिमान जाग उठा और वो बीमार होने का बहाना बनाकर दरबार में शामिल हुए बिना ही उदयपुर लौट आए। वाह, एक कवि की लेखनी ने इतना असर किया। जी हाँ, ये घटना बहुत प्रसिद्ध हुई। इसी तरह 1911 में जब किंग जॉर्ज पंचम के राज्यारोहण पर दिल्ली दरबार लगा, तब भी फतेह सिंह दिल्ली गए पर दरबार में शामिल नहीं हुए। ये उनके स्वाभिमान को दिखाता है। और इन्होंने निर्माण कार्य भी करवाए। फतेह सागर झील। हाँ, उदयपुर की जो फतेह सागर झील है वो पहले देवाली तालाब कहलाता था। उसका बांध टूट गया था। फतेह सिंह ने उसका पुनर्निर्माण करवाया, इसीलिए उसे फतेह सागर कहा जाने लगा। इन्होंने शिव निवास पैलेस का निर्माण भी पूरा करवाया। बिजौलिया किसान आंदोलन भी तो इनके समय हुआ था। हाँ, राजस्थान का जो प्रसिद्ध और सबसे लंबा चलने वाला बिजौलिया किसान आंदोलन था, उसकी शुरुआत इन्हीं के शासनकाल में हुई थी, 1897 में। हालांकि यह आंदोलन मुख्य रूप से बिजौलिया ठिकाने के जागीरदारों के खिलाफ था, पर राज्य के मुखिया होने के नाते जिम्मेदारी उनकी भी बनती थी। बाद में अंग्रेजों के दबाव में फतेह सिंह के अधिकार कम कर दिए गए थे और शासन उनके पुत्र भूपाल सिंह को सौंप दिया गया था। तो फतेह सिंह एक तरह से अंतिम स्वाभिमानी शासक थे, अंग्रेजों के अधीन रहते हुए भी, कह सकते हैं। 1930 में इनकी मृत्यु हुई। इनके बाद इनके पुत्र भूपाल सिंह आए, जो शायद मेवाड़ के अंतिम शासक थे। जी हाँ, माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है भूपाल सिंह 1930 से 1955 ई। भूपाल सिंह ये फतेह सिंह के पुत्र थे। जी, ये मेवाड़ रियासत के अंतिम महाराणा थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947, उस समय यही मेवाड़ के शासक थे। इन्होंने क्या महत्वपूर्ण काम किए? इन्होंने भूपाल सागर नामक कस्बा बसाया और वहां एक बड़ा तालाब बनवाया। लेकिन इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा राजस्थान के एकीकरण में। हाँ, राजस्थान का एकीकरण एक जटिल प्रक्रिया थी। मेवाड़ का विलय कब और कैसे हुआ? राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को पूरा हुआ, जब उदयपुर रियासत का विलय संयुक्त राजस्थान में किया गया। महाराणा भूपाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। और उन्हें कोई पद भी मिला था? हाँ, उन्हें नवगठित संयुक्त राजस्थान का आजीवन राज प्रमुख बनाया गया था। फिर जब 1949 में वृहद राजस्थान बना, जिसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर भी शामिल हुए, तब जयपुर के मान सिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया और महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख का सम्माननीय पद दिया गया। वो अपनी मृत्यु 1955 तक इस पद पर रहे। तो इन्होंने मेवाड़ का विलय स्वतंत्र भारत में करवाया। जी हाँ, वो मेवाड़ के अंतिम शासक थे जिन्होंने शासन किया। इनके बाद माइंड मैप में भगवत सिंह का नाम है। जी, माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है भगवत सिंह 1955 टू 1984 ईस्वी। भगवत सिंह ये भूपाल सिंह के बाद महाराणा बने। हाँ, भूपाल सिंह निसंतान थे, तो उन्होंने भगवत सिंह को गोद लिया था, जो मेवाड़ राजघराने की ही एक दूसरी शाखा से थे।
भोपाल सिंह की मृत्यु के बाद भगवत सिंह मेवाड़ के महाराणा बने। लेकिन अब ये पदवी सिर्फ नाम मात्र की रह गई थी, क्योंकि रियासतें खत्म हो चुकी थी। तो इनका योगदान क्या माना जाता है? इन्होंने मेवाड़ राजघराने की जो विशाल विरासत थी, खासकर सिटी पैलेस उदयपुर, उसे संरक्षित करने और उसे एक म्यूजियम और होटल के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना की, जो आज भी कला, शिक्षा और विरासत संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहा है। मतलब इन्होंने विरासत को संभाला। जी। 1971 में जब इंदिरा गांधी सरकार ने प्रीवी पर्स, राजाओं को मिलने वाला भत्ता, खत्म कर दिया, तब इन्होंने सफलतापूर्वक अपने महलों और संपत्तियों को मैनेज किया। इनके बाद इनके पुत्र महेंद्र सिंह मेवाड़, जिनका हाल ही में 2024 में निधन हुआ, प्रमुख बने, और अब उनके पुत्र विश्वराज सिंह मेवाड़ हैं। तो ये थी सिसोदिया वंश की राणा शाखा के शासकों की एक लंबी सूची। हाँ हमीर से लेकर भगवत सिंह तक। हाँ, एक बहुत लंबा और उतार चढ़ाव भरा इतिहास। वीरता, बलिदान, कला, निर्माण और फिर बदलते समय के साथ समायोजन, सब कुछ देखने को मिलता है। अब स्टूडेंट्स, इसको याद रखने का ट्रिक ये है। देखिए, इतने सारे नाम और तारीखें याद रखना वाकई मुश्किल है, तो मेरा सुझाव यह है कि आप प्रमुख शासकों पर फोकस करें। जैसे शुरू के कुछ हम्मीर, खेता, लाखा, मोकल, कुंभा, सांगा, प्रताप, फिर बीच के महत्वपूर्ण जैसे अमर सिंह प्रथम, राज सिंह प्रथम, और अंत के कुछ जैसे भीम सिंह, सहायक संधि, फतेह सिंह, दिल्ली दरबार और भूपाल सिंह एकीकरण। हाँ, और इनकी मुख्य उपलब्धियां या घटनाएं, जैसे हमीर उद्धारक, विषम घाटी पंचानन, खेता मालवा संघर्ष शुरू, लाखा जावर खान, पिछोला, चूंडा का त्याग, मोकल समिधेश्वर मंदिर, चाचा मेरा द्वारा हत्या, कुंभा स्वर्णयुग, विजय स्तंभ, कुंभलगढ़, उदा द्वारा हत्या। बिल्कुल। फिर सांगा खानवा युद्ध, सैनिक भग्नावशेष, प्रताप, हल्दी घाटी, चेतक, भामाशाह, चावंड, अमर सिंह प्रथम, मुगल संधि, राज सिंह प्रथम, औरंगजेब विरोध, राजसमंद, नाथद्वारा, भीम सिंह, कृष्णा कुमारी, सहायक संधि, फतेह सिंह, चेतावनी चुंगटिया, भूपाल सिंह, एकीकरण। आप एक टाइमलाइन बनाकर इन मेजर इवेंट्स को विजुलाइज कर सकते हैं। एक शॉर्टकट भी बना सकते हैं शुरू के नामों का, जैसे आपने पहले बताया था, HKLM, KSPR, हमीर, खेता, लाखा, मोकल, कुंभा, सांगा, प्रताप, अमर। ये शुरू के 9 सबसे महत्वपूर्ण शासक हो गए एक तरह से। हाँ, ये HKLM, KSPR वाला निमोनिक काफी मदद कर सकता है मुख्य शासकों का क्रम याद रखने में। आप हर अक्षर से राजा का नाम और उसकी एक मुख्य बात जोड़ लें। बहुत बढ़िया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपको इसका PDF, माइंड मैप, टाइमलाइन और FAQ भी भेजेंगे। हाँ, ये सारे रिसोर्सेज आपकी तैयारी में बहुत मदद करेंगे। चलिए पिछले वीडियो से आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट समझते हैं। माइंड मैप के हिसाब से अगला पॉइंट है मेवाड़ के महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम कुछ ऐसे खास फैक्ट्स या बिंदुओं पर बात करेंगे जो मेवाड़ के इतिहास को और भी विशिष्ट बनाते हैं और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। क्या है पहला पॉइंट? पहला है सबसे प्राचीन राजवंश संसार का। दुनिया का सबसे पुराना राजवंश, क्या ये सच है? हाँ, मेवाड़ का जो गुहिल सिसोदिया राजवंश है, इसे दुनिया के उन गिने चुने राजवंशों में से एक माना जाता है जिन्होंने एक ही क्षेत्र पर सबसे लंबे समय तक लगातार शासन किया। गुहिल ने इसकी शुरुआत लगभग 566 ईस्वी में की थी और फिर बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में इसे मजबूती दी। तब से लेकर भारत की आजादी तक ये वंश चलता रहा। ये अपने आप में एक अद्भुत और अद्वितीय बात है। सच में, इतने उतार चढ़ाव के बावजूद इतने लंबे समय तक टिके रहना कमाल है। अगला पॉइंट क्या है? राठ घोड़ा। ये क्या है? राठ घोड़ा, इस शब्द के बारे में हमारे स्रोतों में कोई स्पष्ट जानकारी या व्याख्या नहीं मिल पा रही है। ये हो सकता है कोई स्थानीय शब्द हो या किसी खास घोड़े की नस्ल या किसी सैनिक टुकड़ी से जुड़ा हो जो मेवाड़ के लिए महत्वपूर्ण रही हो, पर बिना ठोस जानकारी के कुछ कहना मुश्किल है। इसे हम अभी के लिए सिर्फ एक तथ्य के रूप में नोट कर सकते हैं कि ये मेवाड़ से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मोकल संस्थापक बप्पा रावल। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। मोकल संस्थापक कैसे हो सकते हैं? हाँ, ये पॉइंट माइंड मैप में शायद गलत लिखा है या समझने में भूल हुई है। जैसा हमने पहले भी बात की, मेवाड़ राज्य के वास्तविक संस्थापक या यूं कहें कि गुहिल शासन को सुदृढ़ नींव देने वाले तो बप्पा रावल, काल भोज थे, जिन्होंने 734 ईस्वी में मौर्यों से चित्तौड़ जीता था। मोकल तो बहुत बाद में आए, 15वीं सदी में, 1421 से 1433। तो संस्थापक बप्पा रावल थे, मोकल नहीं।
ये सुधार करना जरूरी है। हाँ, ये स्पष्ट होना चाहिए कि बप्पा रावल संस्थापक थे। अगला पॉइंट है पितृ हत्या उदयकरण। जी, इसकी बात हमने पहले भी की थी। ये मेवाड़ के इतिहास का एक दुखद अध्याय है। महाराणा कुंभा, जो इतने महान, गुणी और प्रतापी शासक थे, उनकी हत्या 1468 में कुंभलगढ़ किले में उनके ही पुत्र उदा यानी उदयकरण ने कर दी थी, सत्ता के लालच में। इसीलिए उदयकरण को मेवाड़ का पितृहंता, पिता का हत्यारा, कहा जाता है और उसे मेवाड़ के लोगों ने कभी सम्मान नहीं दिया। पिता की हत्या करना, ये तो हर समाज में बुरा माना जाता है। अगला पॉइंट, राजमहल क्रांति, प्रताप गद्दी। हाँ, ये महाराणा प्रताप के राज्यारोहण से जुड़ी घटना है। जब महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई 1572 में, तो उन्होंने अपनी प्रिय भटियाणी रानी धीरबाई के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन मेवाड़ के जो प्रमुख सामंत थे, जैसे अखेराज सोनगरा, राम सिंह तंवर वगैरह, उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। क्यों? उन्हें लगा कि जगमाल योग्य नहीं है और ज्येष्ठ पुत्र प्रताप का हक बनता है। इसलिए उन्होंने उदय सिंह के दाह संस्कार के अवसर पर ही गोगुंदा में तलवार बांधकर प्रताप को गद्दी पर बैठा दिया, जबकि जगमाल इसका विरोध कर रहा था। ये एक तरह का सत्ता परिवर्तन था जो सामंतों की इच्छा से हुआ, बिना किसी बड़े खून खराबे के। इसीलिए इसे राजमहल क्रांति कह सकते हैं, जिसने प्रताप को उनका सही स्थान दिलाया। मतलब सरदारों ने सही फैसला लिया उस समय। हाँ। अगला पॉइंट, हल्दी घाटी युद्ध, हकीम खान सूर। जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, जो महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ, उसमें प्रताप की सेना का जो हरावल दस्ता था, यानी सेना का अग्रिम भाग, उसका नेतृत्व एक अफगान मुस्लिम सेनापति हकीम खां सूर कर रहे थे। हाँ, ये बात पहले भी आई थी। हाँ, इसका क्या महत्व है? की स्वतंत्रता और स्वाभिमान की लड़ाई थी। उनकी सेना में हर धर्म और वर्ग के लोग शामिल थे, जो उनके नेतृत्व में विश्वास रखते थे। हकीम खां सूर इस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे और उनकी मजार आज भी खमनोर में है। यह सांप्रदायिक सौहार्द का भी एक प्रतीक है। बिल्कुल सही कहा। अगला पॉइंट, पहला मुगल अधीन। हाँ, ये मेवाड़ के इतिहास का एक और महत्वपूर्ण मोड़ है। महाराणा प्रताप ने जीवन भर संघर्ष किया, पर कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन उनके पुत्र महाराणा अमर सिंह प्रथम ने, जैसा हमने पहले विस्तार से देखा, 1615 में जहांगीर, शहजादा खुर्रम के माध्यम से संधि कर ली। तो ये पहले शासक थे जिन्होंने संधि की? जी हाँ। हालांकि ये संधि काफी सम्मानजनक शर्तों पर हुई थी, जैसे महाराणा को खुद दरबार में नहीं जाना था, वैवाहिक संबंध की बाध्यता नहीं थी, चित्तौड़ किला वापस मिला, मरम्मत न करने की शर्त पर। लेकिन फिर भी तकनीकी रूप से ये मुगलों की अधीनता स्वीकार करना ही था। इसलिए अमर सिंह प्रथम को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला महाराणा माना जाता है। अगला पॉइंट है शाही शासन आहाड़। इसका क्या मतलब है? शाही शासन आहड़, शायद इसका मतलब शाही शमशान आहड़ से है। आहड़, जो उदयपुर के पास एक प्राचीन स्थल है, वो महाराणा अमर सिंह प्रथम के बाद से मेवाड़ के महाराणाओं का शाही शमशान घाट बन गया। इसे महासतियां भी कहते हैं। अच्छा, मतलब रॉयल क्रेमेटोरियम। जी, अमर सिंह प्रथम की मृत्यु के बाद उनका दाह संस्कार यहीं हुआ और उनकी छतरी बनी। उसके बाद से लेकर अंतिम शासकों तक लगभग सभी महाराणाओं और राज परिवार के सदस्यों की छतरियां यहीं आहाड़ में बनाई गईं। इससे पहले के शासकों की छतरियां अलग अलग जगहों पर हैं, जैसे सांगा की मांडलगढ़ में, प्रताप की बांडोली में, उदय सिंह की गोगुंदा में। तो आहड़ का शाही शमशान बनना अमर सिंह प्रथम के समय से शुरू हुआ। समझ गई। और आखिरी पॉइंट है छत्री अमर सिंह। हाँ, ये पिछले पॉइंट से ही जुड़ा है। जैसा अभी बताया, महाराणा अमर सिंह प्रथम की छतरी आहड़ महासतियां उदयपुर में स्थित है और ये वहां बनने वाली पहली शाही छतरी थी। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो आहड़ के महासतियां स्थल की शुरुआत को इंगित करता है। तो ये थे मेवाड़ से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। जी हाँ, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मेवाड़ के इतिहास को समझने में और मदद करती हैं और अक्सर पूछी जाती हैं। अब स्टूडेंट्स इसको याद रखने का ट्रिक ये है। इन फैक्ट्स को याद रखने के लिए आप कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सबसे पुराना राजवंश गुहिल सिसोदिया। अच्छा। राख घोड़ा अस्पष्ट। ओके। संस्थापक बप्पा रावल, मोकल नहीं। ओके। पितृहंता उदयकरण, कुंभा का पुत्र। राजमहल क्रांति, प्रताप गद्दी। हल्दी घाटी, हकीम खां सूर। पहला मुगल अधीन अमर सिंह प्रथम, 1615 संधि। शाही श्मशान आहड़। ओके।
पहली छतरी आहड़ में अमर सिंह प्रथम। हाँ, ये कीवर्ड्स अच्छे हैं। हर कीवर्ड से पूरी बात या कहानी याद आ जाएगी। जैसे पितृहंता सुनते ही ऊदा और कुंभा की कहानी याद आ जाती है। बिल्कुल, कीवर्ड्स को किसी घटना या व्यक्ति से जोड़कर याद रखना आसान होता है। बहुत अच्छे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपको इसका पीडीएफ, माइंड मैप, टाइमलाइन और एफएक्यू भी भेजेंगे। जी जरूर, ये सब आपकी पढ़ाई में सहायक होंगे। तो ये थी मेवाड़ के सिसोदिया वंश, राणा शाखा और कुछ खास तथ्यों की एक विस्तृत झलक। वाकई एक ऐसा वंश जिसने सदियों तक अपनी स्वतंत्रता, अपने स्वाभिमान और अपनी संस्कृति के लिए संघर्ष किया। बिल्कुल, उतार चढ़ाव आए, जीत भी मिली, हार भी हुई, समझौते भी हुए, लेकिन मेवाड़ ने अपनी एक अलग पहचान हमेशा बनाए रखी। त्याग और बलिदान की कहानियां तो यहाँ के कण-कण में बसी हैं। आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। मेवाड़ के इतने लंबे और घटनापूर्ण इतिहास में कौन सी एक घटना या कौन सा एक शासक आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और क्यों? इस पर जरूर विचार करिएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। हर किसी का अपना पसंदीदा नायक या घटना हो सकती है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और विश्लेषण के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।